welcome you to this very special revision series to power up your preparations for audit just before the exams on those chapters जिनमें हमेशा कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर रहता है कि यार ये सब याद कैसे करेंगे. What we call as special audit because of the special emphasis which we have on these chapters, which will include your chapters like audit of PSUs, NBFCs, bank audit, liabilities of auditor, investigation, due diligence, forensic. इन चैप्टर्स के रिवीजन में हम यूज करेंगे हमारे ड्रोन चार्ट जिसमें सारा स्टडी मटेरियल का कवर कंटेंट कवर्ड है. फुल नहीं, फुल. एंड दिस रिवीजन इज गोइंग टू बी कवरिंग द होल ऑफ योर स्टडी मटेरियल देन. और अगर आपने कोई दूसरे रिवीजन देखे हैं तो उससे आप इसे कंपेयर करके आप वाकई समझ सकते हो कि व्हाट इज फुल रिवीजन. अगर आपके पास ड्रोन चार्ट नहीं है, नॉट टू वरी, यू कैन जस्ट सिंपली रेफर टू द आईसीआई स्टडी मटेरियल और आप उसी सीक्वेंस में इसको रेफर कर सकते हो. यू विल बी एबल टू रिवाइज इट वेरी वेल. इट्स जस्ट दैट कि आपको स्टडी मटेरियल में हो सकता है कि थोड़ा सा वो रोमांच इन टर्म्स ऑफ द कलर्स, इन टर्म्स ऑफ द ब्यूटी, इन टर्म्स ऑफ द अट्रैक्शन, वो जो एक इंक्लिनेशन पढ़ाई का होता है वो शायद थोड़ा कम मिले. बट नेवरदलेस हो सकता है वहां पे आपको चार्ट्स नहीं मिले, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करे हुए नहीं मिले, बट स्टिल द कंटेंट वुड मैच. और इस रिवीजन को आई वुड सजेस्ट 1.5x स्पीड पे मिनिमम आप देख सकते हो विद एन आइडिया कि 15 to 30 मिनट्स के अंतर्गत एक एक चैप्टर आप पढ़ने से पहले एक बार इसे सुन के रिवाइज कर लीजिए और फिर उसके बाद आप पढ़िए और आप देखिए क्या आपका मेमोरी, क्या रिटेंशन रहेगा. The objective of this revision is very simple कि आप एग्जाम में ये पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो एग्जाम में आंसर लिख सकें. The objective is not to explain things, सिर्फ मुद्दे की बात है और ऐसी मुद्दे की बात जिसको आप याद रख के एग्जाम तक ले जा सको, जिसके लिए कहीं जरूरत पड़ी तो हमने निमोनिक्स यूज किए, कहीं जरूरत पड़ी तो हमने एक्सप्लेनेशन दिया, कहीं जरूरत पड़ी तो कोई स्टोरी से पिरोया, कहीं एक लॉजिकल कनेक्शन क्रिएट किया, पर उद्देश्य सिर्फ एक है कि उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन स्टूडेंट अच्छे से सॉल्व कर पाएगा. आई होप यू एंजॉय दिस पर्टिकुलर रिवीजन सीरीज एंड दिस इज समथिंग व्हिच विल रियली हेल्प अस टू मेक ऑडिट अब सबसे स्कोरिंग. एंड वेलकम यू टू दिस रिवीजन ऑफ लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर चैप्टर व्हिच यू विल मोस्टली नॉट बी स्टडिंग एट ऑल बिकॉज नॉट बीन वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकते हैं. छोटा सा चैप्टर है, 10-15 मिनट के रिवीजन वीडियो में तुम्हारा काम हो जाएगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा. एक दो बार इसको सुन लिया तो हो गया तुम्हारा. लाइफ का पता नहीं पर ये चैप्टर तो झिंगा लाला हो ही जाएगा. तो दोस्तों इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया गया है पहले अच्छे से समझा देता हूँ. लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर में एक ऑडिटर कंपनी ऑडिट कर रहा है तो उसकी लायबिलिटीज तो ऑलरेडी डिफाइंड है कंपनीज एक्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से. रिजाइन करने पे इन्फॉर्म नहीं किया तो 140 में, ट्राइब्यूनल ने उसको रिमूव किया फॉर फ्रॉड्स 140 सबसेक्शन 5 में. फ्रॉड पता पड़े रिपोर्ट नहीं किए 143. इसके अलावा जो कंप्लायंसेस ड्रॉ के उसको करने थे नहीं किए 147. तो फिर अगर ऑडिटर की पेनल्टी डिफाइंड है कंपनीज एक्ट में तो फिर हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं. एक सीए कई बार प्रोस्पेक्टस पे भी अपनी रिपोर्ट देता है या उसे साइन करता है और वहां अगर उसने कुछ नेग्लिजेंटली किया है या नोइंगली कुछ गलत किया है तो फिर उसके ऊपर कुछ एडिशनल पेनल्टी अंडर सेक्शन 35-36 ऑफ दिस कंपनीज एक्ट 2013 लग सकती है. दैट इज समथिंग व्हिच वी विल डिस्कस हियर. 1, 2 इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत अगर आपने रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज दी है, ऑडिट सर्विसेज दी है या आपने क्लाइंट को कोई भी ऐसी सेवाएं दी है या उसकी मदद की है टैक्स की चोरी करने में तो आपके ऊपर अलग अलग सेक्शंस में पेनल्टी लग सकती है. 2, आज भारत में इनकम टैक्स और कंपनीज एक्ट अच्छे से डिफाइन करते हैं कि आपकी लायबिलिटी कंपनी, एसएससी और गवर्नमेंट थर्ड पार्टीज के प्रति क्या है. जैसे सेक्शन 147 साफ साफ कहता है कि अगर एक सीए ने स्पेसिफाइड सेक्शंस का कंप्लायंस नहीं किया तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी, फाइन पे करने की नहीं होगी जो कि एक्ट में प्रिस्क्राइब किया गया. इसके अलावा क्रेडिटर्स, स्टेक होल्डर्स एज एन इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, मेंबर्स, गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडीज, इन सबको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करना उसकी जिम्मेदारी होगी. ऐसा अब साफ साफ दिया गया एक्ट में जो कि पुराने जमाने में नहीं होता था. तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता था दोस्तों कि सपोज सीए ने रिपोर्ट बनाई और उसने काम ढंग से नहीं किया या कोई चीज उसने जान करके छुपाई और किसी ने उस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे कंपनी को लोन दे दिया, बाद में बैड डेट्स हो गई, क्या वो सीए से वो पैसा रिकवर कर सकता है ये कह के कि भैया उसकी ऑडिटेड रिपोर्ट के आधार पे मैंने ये लोन दिया था. तो ये थर्ड पार्टी है जिसका सीए के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट सीए का कंपनी के साथ है और ये थर्ड पार्टी उस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाई करके अगर कोई पैसा कंपनी को दे रही है और उसको नुकसान हो रहा है तो क्या वो सीए को जिम्मेदार होल्ड कर सकता है. आज की तारीख में 147 सेक्शन में साफ साफ कहा गया है कर सकता है, लेकिन पुराने जमाने में ऐसे क्लियर कट
प्रोविजन नहीं हुआ करते थे, तो मुद्दे कोर्ट में जाया करते थे और जज और लॉर्ड्स उस पर डिसीजन दिया करते थे, और वो डिसीजंस अगर लैंडमार्क या काफी यूज किए जाते थे तो फिर उन्हें लैंडमार्क डिसीजंस के फॉर्म में रेफर किया जाता था। और ऐसे ढेर सारे डिसीजंस आपके आईसीआई के मॉड्यूल में जो आज की तारीख में कोई खास रेलेवेंस नहीं लगते, क्योंकि अब एक्ट वेल डिफाइंड है। So we will not be covering those particular case laws. What we will be covering here is primarily Income Tax Act और Companies Act में prospectus से related गलत information देने पे हमारे सीए भाई के ऊपर क्या penalties impose की जा सकती है। इससे पहले हमें पहली एक चीज समझना है, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। देखिए दोस्तों, आपके ऊपर कोई ड्यूटी प्रिस्क्राइब की गई है, पायलट को बुलाया भैया तुझे हवाई जहाज चलाना है तो बीच में सोना नहीं है, और वो सो गया, तो दिस इज प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। पर लकीली सही समय उठ गया और किसी का नुकसान नहीं हुआ, तो फिर क्या माना जाएगा कि उसे लाइबल होल्ड किया जाए? तो वी विल बी लाइबल फॉर नेग्लिजेंस बट ही विल नॉट बी लाइबल फॉर मिसफिसेंस। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेग्लिजेंस एंड मिसफिसेंस। मिसफिसेंस का मतलब क्या होता है, तो लेट्स अंडरस्टैंड। अगर एक नेग्लिजेंस का मतलब है आपके ऊपर किसी ने कोई ड्यूटी कास्ट करी अंडर एनी लॉ स्टैंडर्ड और आपने उस ड्यूटी का ब्रीच किया है, तो देयर इज अ ड्यूटी कास्टेड ऑन द चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही हैज ब्रोकन दैट, और देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी, एंड इफ दैट इज led to loss to another party, then in that case it will be treated as culpable, and a culpable negligence will be liable for penalty for misfeasance. Indian Penal Code में misfeasance की अलग penalty होगी और negligence की अलग। obvious सी बात है, misfeasance की comparatively ज्यादा higher penalties होगी। तो तीन conditions है यहाँ पे, there's a duty or responsibility casted on you, you've broken that duty, there's a breach of duty, and it has led to loss to another party, that is treated as culpable negligence। नेग्लिजेंस के ऊपर या नेग्लिजेंस के केस में आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, सेक्शन 35 और 36 रेफर करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है सनी जी। सेक्शन 35 कहता है कि 5 लोग, जिसमें से कंपनी का डायरेक्टर जिसने अपने आप को डायरेक्टर बताया, या वो सारे व्यक्ति जो क्या करते हैं, प्रमोटर है कंपनी के या प्रोस्पेक्टस को ऑथराइज करते हैं। इसके अलावा एक एक्सपर्ट जो रिपोर्ट देता है। इन्होंने अगर कोई भी प्रोस्पेक्टस में जानकारी दी है जो जानकारी अपने आप में सही नहीं है और इन्होंने उसके बावजूद उसे साइन इंडोर्स किया है, तो इस केस में जिस भी व्यक्ति ने प्रोस्पेक्टस के आधार पे कंपनी में पैसे लगाए और उसे कोई नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी इनकी होगी सेक्शन 35। एंड सेक्शन 36 में इनकी लाइबिलिटी अलग से आ सकती है, और सेक्शन 36 कहता है कि अगर आपने ये नोइंगली किया था तो फिर उस केस में आपके ऊपर सेक्शन 447 की पेनल्टी लगेगी। व्हाट इज 447? वी हैव डिस्कस्ड इन कंपनी ऑडिट, आई विल ब्रीफली कवर दैट एज वेल। हालांकि आप इस पेनल्टी से बच जाओगे, और इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि कब आप बच जाओगे, अगर आपने अपनी कंसेंट प्रोस्पेक्टस इशू होने से पहले विड्रॉ कर दी थी, या बिना आपके नॉलेज के या बिना आपकी कंसेंट के आपका नाम यूज करके प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, या जो मिसलीडिंग स्टेटमेंट परपोर्टेड टू बी मेड बाय एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट के पास पूरे ऐसे एविडेंसेस कंपनी ने दिए थे जिससे उसे लगा कि जो दिया है प्रोस्पेक्टस में वो सही है, यानी ही हैड रीजंस टू बिलीव दैट व्हाट ही इज कम्युनिकेटिंग और कमेंटिंग ऑन इज नॉट इनकरेक्ट। सब्सिक्वेंटली अनफॉर्चुनेटली इट वाज फाउंड टू बी इनकरेक्ट। एनी ऑफ दीज थ्री सिचुएशंस दैट पर्टिकुलर पर्सन विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर पेनल्टी अंडर सेक्शन 35 और 36। यहाँ पे एक्सपर्ट में क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा? हाँ, अगर वो प्रोस्पेक्टस पे अपनी रिपोर्ट देता है तो माना जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं तो अगेन दैट पर्टिकुलर केस सेक्शन 447 की पेनल्टी आपके ऊपर इंपोज होगी। ट्राइब्यूनल आपको हटाता है तो 145 की पेनल्टी है, और मिसफिसेंस इनफैक्ट क्रिमिनल लाइबिलिटी अभी हमने डिस्कस की 35 और 36 सेक्शन कहता है 447 पे जाना। 447 क्या कहता है, बहुत ही ब्रीफली आपको समझा देता हूँ, इससे समझ में आ जाएगा। सेक्शन 447 कहता है कि भाई सुनो, अगर कोई ऐसा फ्रॉड है जिसमें अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन व्हाट, लोअर ऑफ, इसमें भी किसका लोअर, 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का टर्नओवर सपोज फॉर एग्जांपल 1 करोड़ है, तो उसका 1% हुआ 1 लाख या 10 लाख, दोनों में कम है, 1 लाख से कम है, यानी 99,999 रुपीज तक का अगर कोई फ्रॉड हुआ है, तो उस पर्टिकुलर केस पे देखना कहीं उसमें पब्लिक इंटरेस्ट तो इन्वॉल्व नहीं है, तो लिमिट प्लस पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी कितनी इंपोज की जाएगी, 0 to 50 lakhs और 0 to 5 years, दोनों भी की जा सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब आपकी जो अमाउंट ऑफ फ्रॉड है इट इज हायर और इक्वल टू 10 lakhs और 1% ऑफ टर्नओवर, दोनों में जो भी कम है, यानी कि 10 लाख या उससे ज्यादा की सारी कवर हो गई इसमें। और कोई भी ऐसा फ्रॉड है इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो उस केस में आपकी पेनल्टी क्या होगी, तो उस केस में मिनिमम पेनल्टी वुड बी 6 months इंप्रिजनमेंट अप टू 10 years, यानी एक आर्टिकलशिप मैक्सिमम 10 साल, और पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो एक मिनिमम 3 years हो जाएगा। यानी इनफैक्ट आप ऐसे समझ लो, पब्लिक इंटरेस्ट है तो मिनिमम इंप्रिजनमेंट हो गई आर्टिकलशिप के बराबर एटलीस्ट 3 साल, नहीं तो एक अटेम्प्ट के बराबर 6 महीने, ऐसे समझ लें।
मैक्सिमम 10 ईयर्स। और वहां पे अमाउंट ऑफ फाइन कितना इंपोज होगा, 1 to 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट इन्वॉल्वड इन फ्रॉड। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप इस चार्ट को रेफर कर लीजिए, ये फ्लो चार्ट से आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। इसी के साथ आपकी किसका डिस्कशन कंप्लीट होता है, लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर के चैप्टर में। व्हाट डू वी मीन बाय कल्पेबल नेग्लिजेंस एंड कंपनीज एक्ट में क्या लाइबिलिटीज है अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी स्टडी इन कंपनीज एक्ट, ये सब कवर हो गए। नाउ लेट्स कम टू लाइबिलिटीज अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अब देखो इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल क्या क्या हो सकता है अपार्ट फ्रॉम टैक्स ऑडिटर जो सेपरेटली टैक्स ऑडिट में कवर होता है। A chartered accountant in income tax may be one a representative as an authorized representative for the SSE। सेकेंड हो सकता है कि वो कोई रिपोर्ट सर्टिफिकेट इनकम टैक्स एक्ट में रिक्वायर्ड हो वो देता हो, या इन जनरल हो सकता है कि वो एक एडवाइजर और कंसल्टेंट हो। तीनों जगह गड़बड़ क्या कर सकता है, एज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को गलत इंफॉर्मेशन नोइंगली दे रहा है, रिपोर्ट सर्टिफिकेट या तो नेग्लिजेंटली प्रिपेयर कर रहा है या नोइंगली उसमें गलत इंफॉर्मेशन सर्टिफाई कर रहा है, और कंसल्टेंसी या ऐसी कोई सुझाव देकर असेसी को गलत तरीके से टैक्स बचाने की या चुराने की कुछ हिदायत दे रहा है। इन तीनों केसेस में क्या पेनल्टी उसके ऊपर इंपोज होगी, बस ये डिस्कस करना है हमको। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेनल्टी अंडर सेक्शन 288 अलॉन्ग विथ यू विल आल्सो हैव टू कनेक्ट रूल 12A टू इट। क्या कहा गया है यहाँ पे देखिए, इट सिंपली सेज कि अंडर सेक्शन 288 a person who has been convicted of any offense connected with any income tax proceeding, या फिर जिसके ऊपर किसी भी प्रकार की पेनल्टी इंपोज की गई है इस एक्ट में, अदर देन सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, और इसमें 272 2A भी कवर होता है, जिसमें प्राइमरली अगर आपके ऊपर कोई नोटिस आया था कि भैया रिटर्न फाइल करो और आपने नहीं किया, जो किसी भी एसएससी पे दिया जा सकता है, तो वो नोटिस या उसकी पेनल्टी छोड़ दें। इन्हें छोड़ के अगर आपने इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कोई भी ऑफेंस किया है जिसके लिए ए आपको कन्विक्ट दोषी पाया गया है, भले ही आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज की गई हो या नहीं की गई हो, तो उस केस में आप किसी भी असेसी के ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन पाओगे। सीधी सी बात है भैया, जब खुद ही अपन बेदाग नहीं है तो अपन क्या किसी और बेदाग व्यक्ति का नेतृत्व या रिप्रेजेंटेशन करेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 288 कहा गया है कि गवर्नमेंट सर्विस से अगर आपको हटाया गया है, इनकम टैक्स प्रोसीडिंग में आपको कन्विक्ट किया गया, आप इंसॉल्वेंट हो गए हो, या किसी कोर्ट ने आपको फ्रॉड का दोषी करार दिया है, ऐसे केस में 10 सालों तक फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन you are otherwise also not qualified to be representing or presenting yourself as an representative for any SSE। तो अगर आपको डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ 288 आते हैं तो आपको ये लिखना है, प्लस आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ऐसे जो भी लोग जिन्होंने इनकम टैक्स में कोई ऑफेंस किया है या पेनल्टी इंपोज की गई है एक्सेप्ट दीज टू सेक्शंस विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग एज एन असेसी। डिस्क्वालिफाइड टू रिप्रेजेंट और अटेंड When any person who is a legal practitioner or accountant, तो ये वाला पार्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए रेलेवेंट नहीं है, हमारे लिए ये है, is found guilty in professional capacity by authority, हमारे केस में कौन हो गया, ICI। तो ICI ने अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन का CA के अगेंस्ट लिया है तो ये माना जाएगा कि ICI ने जिन जिन चीजों के लिए आपको प्रोहिबिट किया है, इनकम टैक्स भी आपको उन चीजों के लिए प्रोहिबिट कर रहा है। तो जैसे ICI ने आपको बोल दिया कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months विच विल आल्सो इंक्लूड टैक्स एडवाइजर नहीं बन सकते, तो इनकम टैक्स एक्ट में भी माना जाएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो सर बात तो वही, हम ऐसे भी नहीं कर पाएंगे, फर्क ये होगा कि इनकम टैक्स एक्ट की पेनल्टी भी आपके ऊपर इम्पोज की जाएगी। इसके अलावा अगर आपने कोई भी रिपोर्ट दी है या कोई भी इंफॉर्मेशन दी है जो कि फॉल्स है, इवन एज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, जो आपको लग रहा था क्या कि सही है, नहीं आपको भी पता था कि वो फॉल्स या अनट्रू है, फिर भी आपने दी, या आपने कोई इन्फॉर्मेशन देना थी और उसको छुपाया, मटेरियल इन्फॉर्मेशन को हाइड किया, तो देन इन दैट केस योर इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड अप टू 7 years एंड टू अ फाइन जिसका कोई अमाउंट प्रिस्क्राइब नहीं है। तो ये 12A की पेनल्टी है जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव या किसी भी केस में कोई भी इन्फॉर्मेशन देने पे लग सकती है। अनलक्की हो गया आपका 7, जो लक्की होता है कईयों के लिए 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। देन 278 पे आते हैं, अगर आप किसी भी व्यक्ति को अबेट यानी मदद या इंड्यूस फोर्स करते हो किसी भी तरह से टू डिलीवर अ स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन रिलेटिंग टू इनकम which is false and he either knows to be false or does not believe to be true, यानी you are motivating or permitting somebody to make a false statement to income tax department, यानी टैक्स की चोरी करने में आप किसी की मदद कर रहे हो, तो उस केस में आपके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी। अगर आपने जो चोरी किसी और की करवाई है उससे 25 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स
पेनल्टी और इंटरेस्ट सब मिला जुला के आपको मोर देन इक्वल टू नहीं है, मोर देन 25 लाख है, इवेजन करवाया है, तो फिर आपकी मिनिमम एक अटेम्प्ट 6 महीने से अप टू 7 ईयर्स, यहाँ पे 7 साल है प्लस फाइन। लेकिन अगर 25 लाख या उससे कम का टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट मिलाकर अमाउंट है तो फिर उस केस में इम्प्रिजनमेंट आपकी मिनिमम क्या हो जाएगी, देन एनी अदर केस इम्प्रिजनमेंट वुड बी मिनिमम 3 months हाफ एंड अप टू 2 years प्लस देयर कुड बी फाइन। तो ये प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल है। एंड फाइनली 271J में अगर कोई भी अकाउंटेंट, मर्चेंट बैंकर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर जिससे कोई रिपोर्ट सर्टिफिकेट मांगी है, अगर उसने गलत दी है तो 10,000 फॉर ईच रिपोर्ट और सर्टिफिकेट उस पर पेनल्टी लग सकती है। बातों ही बातों में दोस्तों आपका लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर का चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे सामने स्क्रीन पे आपको कई सारे क्वेश्चंस एक एक करके दिख रहे हैं। इन क्वेश्चंस में मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके कंपनीज एक्ट के सेक्शन 140, 140 147 से रिलेटेड हैं, जो आप कंपनीज एक्ट के अंतर्गत कवर करते हैं। दैट्स व्हाई वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर। देयर इज वन गुड एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 11। इफ यू वांट यू कैन जस्ट हैव गो थ्रू इट ऑन योर स्क्रीन। थैंक यू। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑडिट ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। यूजुअली आप इसके ऊपर एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। देयर मे और मे नॉट बी वन एमसीक्यू आल्सो ऑन दिस। एनबीएफसी नाम से ही समझ जाइए, सबसे पहले नॉन बैंकिंग, यानी इसके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है और ये आरबीआई के पास रजिस्टर्ड एक फाइनेंशियल कंपनी है। आपके सिलेबस में जिसमें सबसे पहले व्हाट डू वी मीन बाय एनबीएफसी उसका एक इंट्रोडक्शन है। सिंपल डेफिनेशन सेक्शन 45I के अंतर्गत दी गई है, which says that it is a financial institution which is a company. It is a non-banking institution, means इसके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है, which is a company having a principal business of giving loans or receiving deposits. Or it could be any other non-banking institution or class of such institution as the central government or reserve bank may specify. अब ये डेफिनेशन से तो आपको ये समझ में आया कि जो बैंक नहीं है वो एनबीएफसी हो सकती है अगर वो फाइनेंशियल नेचर का बिजनेस करती है। पर अगर मेरा 5-10% फाइनेंशियल नेचर का बिजनेस है जो हर कंपनी का हो सकता है, तो क्या मैं एनबीएफसी हो जाऊंगा? तो इसके लिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड एनबीएफसी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपकी टोटल असेट्स का 50% से ज्यादा, और टोटल असेट्स में इंटेंजिबल असेट्स हटा देना, फाइनेंशियल असेट्स के नेचर का है, एंड ऐसी फाइनेंशियल असेट्स से होने वाली आपकी इनकम आपकी टोटल इनकम के 50% से ज्यादा है, दोनों जगह मोर देन है और एंड कंडीशंस है, तो आप डीम्ड एनबीएफसी हो, आपको आरबीआई के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन क्विकली देखते हैं। पेड अप शेयर कैपिटल मतलब नहीं है, नॉन करंट असेट्स, लोन्स एंड एडवांस, और ये भी लोन्स एंड एडवांसेस, ये फाइनेंशियल नेचर के असेट्स हैं। टोटल असेट्स दिए हुए हैं, इसमें इंटेंजिबल असेट्स हटा देंगे तो ये 527 होगा। इसका 50% आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, which will be let's say 263.5। इससे अधिक अगर आपके मोर देन फाइनेंशियल असेट है जो कि दिख रहे हैं, तो देन इन दैट केस आप कंक्लूड कर सकते हो कि पहली कंडीशन मीट हुई है। दूसरा, यू डोंट हैव टू सी द प्रॉफिट, यू हैव टू रादर सी योर इनकम। तो अगर आपकी टोटल इनकम देखी जाए तो 102 है, इसका 50% से ज्यादा अगर आपकी फाइनेंशियल नेचर की इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम है, तो then in that case you will conclude that this is in itself a deemed NBFC, and then you will have to get yourself registered। रजिस्ट्रेशन के लिए आज की तारीख में 2 करोड़ की लिमिट है, चाहे तो आरबीआई बढ़ा के 100 कर सकती है, पर अभी 2 करोड़ है। हो सकता है कि आपका मेजॉरिटी फाइनेंशियल नेचर का बिजनेस हो, फिर भी आप एनबीएफसी नहीं होगे अगर आपको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया है, जैसे कि स्टॉक ब्रोकर्स। इनफैक्ट सिर्फ स्टॉक ब्रोकर नहीं है, इतनी बड़ी लिस्ट है जिनको एनबीएफसी के रजिस्ट्रेशन से एक्सक्लूडेड या बाहर रख रखा है। हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन याद रखना, ये हाउसिंग बैंक के द्वारा गवर्न होते हैं, इसलिए एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। मर्चेंट बैंक आप समझते हो, सेबी इसको गवर्न करेगा, स्टॉक एक्सचेंज, सब ब्रोकर्स को, वेंचर कैपिटल। निधि कंपनी सेपरेट प्रोविजंस है, इंश्योरेंस कंपनी, आईआरडीए, चिट कंपनी सेपरेट प्रोविजंस है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी, सिक्योरिटी रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, मॉर्गेज कंपनीज, इन सबको बाहर रखा गया है क्योंकि इनके ऊपर कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस है। हो सकता है ये आरबीआई से ही रजिस्टर होती है जैसे कि निधि कंपनी, बट देन देयर आर सर्टेन डिफरेंट प्रोविजंस एप्लीकेबल ऑन देम। मॉर्गेज गारंटी कंपनीज, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज, ये जो रेड में दी गई है, ये एसएम 2022 में नए एडिशन है, इस पे ध्यान रखिए। इसमें एक बस कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी आप ध्यान रखिएगा, एक ऐसी कंपनी जिसकी कुछ कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड है जो आपके मॉड्यूल में इंटरमीडिएट में दी गई थी, फाइनल में पहले थी पर अब हटा दी गई है, तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी 90% से ज्यादा अपने एसेट्स एक ही ग्रुप में इन्वेस्ट करके रखती है। नॉट गेटिंग इनटू डिटेल्स बिकॉज नॉट देयर इन द मॉड्यूल, आई विल जस्ट टेल यू दैट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी रजिस्ट्रेशन से एग्जम्प्ट है अगर उसकी asset size, the total asset is less than 100 crores। पर अगर उसकी asset size 100 करोड़ से ऊपर है और वो पब्लिक फंड्स एक्सेप्ट नहीं करती है, व्हाट डू वी मीन बाय पब्लिक फंड्स? इट मींस पब्लिक डिपॉजिट तो ये लोग ले ही नहीं सकते हैं, पब्लिक बोरिंग्स बैंक वगैरह से लोन लेना,
then also it will be exempted from registration. बट ये 500 करोड़ तक की लिमिट होती है, उसके बाद इसे सिस्टमिक इंपॉर्टेंस का कहा जाता है. मॉड्यूल में जितना दिया है अगर सिर्फ उतना ध्यान रखें तो आपको याद रखना है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की एसेट साइज लेस देन 100 करोड़ है, नेट ओन फंड नहीं है एसेट साइज, तो रजिस्ट्रेशन कराना ही नहीं है. 100 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उस केस में नहीं कराना है. अगर पब्लिक फंड्स आप एक्सेस कर रहे हो बस याद रखना कि दिस शुड बी लेस देन 500 करोड़, क्योंकि उसके ऊपर सारी एनबीएफसीज को रजिस्ट्रेशन कराना होता है. एक और चीज याद रखना, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती है. इसके अलावा ये जो क्लासिफिकेशन दिए गए तो ध्यान रखिएगा कि क्लासिफिकेशन 3 तरह से किया जा सकता है. एक, आप डिपॉजिट लेते हो या नहीं लेते हो. नॉन डिपॉजिट लेने वाली एनबीएफसीज को भी सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट और नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट डिपेंडिंग ऑन आपकी एसेट साइज 500 करोड़ या उससे ज्यादा की है या उससे कम की है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइफर्केशन होता है बाय द काइंड ऑफ एक्टिविटी. उसके बेसिस पे ये इतनी सारी आपकी टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज है. इसमें हमारे सिलेबस में जो स्पेसिफिक ऑडिट डिस्कस करना है, चेकलिस्ट डिस्कस करना है, दैट इज इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी, जिसमें 3 तरह के काम होते हैं, लोन देना, इन्वेस्टमेंट देना और हायर परचेज और लीजिंग करना. इसके अलावा आप इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कर सकते हो, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो सकती है जो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है और नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनी हो सकती है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, एनबीएफसी फैक्टर्स, और नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज हो सकती है. इसके अलावा आपको ये जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं ये सब आईसीआई के मॉड्यूल में अब नहीं है. दिस जस्ट गिवन फॉर योर नॉलेज, क्योंकि अब आईसीआई के मॉड्यूल में बोला है रेफर सीए इंटरमीडिएट मॉड्यूल फॉर इट. तो ऐसा नहीं है कोर्स में नहीं है, बट देन इट इज अनलाइकली इट विल बी आस्क्ड इन दी एग्जाम्स. अब कोई भी ऑडिट आप एनबीएफसी का करेंगे तो उसमें आपको कुछ बेसिक चीजें चेक करनी है, irrespective of what kind of NBFC it is, whether it is ICC or others. So what are the audit procedures which are to be applied for NBFC? So if you get a question which says audit procedures for auditing a non-banking financial company, you will have to write these 6 points. ये 6 पॉइंट आपको याद रखना है, बड़ी लॉजिकली एक्सेप्टेबल पॉइंट्स है. अदरवाइज आपको इसमें कोई निमोनिक चाहिए तो आप सिंपली याद रख लीजिए I3 P3. I फॉर आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले आपका बिजनेस क्या है, उसके बेसिस पे ही आपको रजिस्ट्रेशन चेक करना होगा. तो जैसे हमने देखा आप डिपॉजिट ले रहे हो या नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन चेंज हो जाएगा. आईसीसी इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनी हो या आप हाउसिंग इंडिया फाइनेंस की कंपनी हो या आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी है तो आपका रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगा. तो पहला होगा असरटेनिंग द बिजनेस ऑफ द कंपनी आई. देन यू विल आल्सो हैव टू चेक द इंटरनल कंट्रोल्स, और कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपको चेक करना है अगर आप पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो. दीज आर I3 एंड P3 इज पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन. आपने सही कैटेगरी में ले रखा है. P फॉर पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन. वाह, थैंक यू. एंड देन यू विल हैव टू चेक प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड यू विल हैव टू चेक वेदर यू हैव एक्सेप्टेड पब्लिक डिपॉजिट्स. बिजनेस असरटेन कैसे किया जाएगा, एमओए मिनट्स चेक कर लीजिए और उसके बेसिस पे देख लीजिए कि आपका क्लासिफिकेशन एनबीएफसी का आरबीआई के रिकॉर्ड्स में सही है या नहीं. इंटरनल कंट्रोल बेसिकली नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए, और आरबीआई में आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है जिसके लिए नेट ओन फंड्स की आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए, और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आप चेक कर लीजिए. पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाली कंपनियों को एक प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्ट, जैसे बैंक्स में सीआरआर एसएलआर होता है, वैसे यहाँ पे लिक्विड एसेट्स मेंटेन करने के लिए आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करके रखना पड़ते हैं. आपको चेक करना है वो हुआ या नहीं, और क्वार्टरली रिटर्न अब 15 दिन में फाइल करना होता है. आप चेक करेंगे वेदर इट हैज बीन फाइल्ड विद आरबीआई और नॉट. प्रूडेंशियल नॉर्म्स का मतलब होता है सूझबूझ वाले नॉर्म्स. एक समझदारी ये कहती है कि भाई आपने किसी को लोन दिया है और 3 महीने 6 महीने से ऊपर हो गया है, कोई पैसा नहीं आया, उससे ब्याज भी नहीं आ रहा है, तो आप बेहतर है उस पर आप अक्रूवल सिस्टम से इनकम बुक करना बंद कर दो. पुराना जो अक्रूड इंटरेस्ट है वो रिकवर नहीं हुआ है तो रिवर्स कर दो, और प्रोविजन फॉर बैड डेट भी बना दो. प्रूडेंशियल नॉर्म्स कहते हैं कि एक ही कंपनी में पूरे पैसे इन्वेस्ट मत करो, बाइफरगेट करो अलग अलग कंपनी में. समझदारी यही कहती है. समझदारी कहती है कि यू शुड रिकॉर्ड योर इनकम ऑन अक्रूवल बेसिस ओनली व्हेन योर असेट्स आर परफॉर्मिंग. तो ये अलग अलग एरियाज में प्रूडेंशियल नॉर्म्स है. फॉर इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे कर सकते हो, लिमिट ऑफ एक्सपोजर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स एंड इन सिंगल कंपनी और ग्रुप ऑफ कंपनीज. तो ये जितने आरबीआई आपको नॉर्म्स प्रिस्क्राइब करता है कि भाई इससे ज्यादा आप एक जगह इन्वेस्ट मत करना, ऐसे में आप कैश बेसिस यूज करना, ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स कहलाते हैं. सूझबूझ वाली बातें हैं, आरबीआई के नॉर्म्स है, आपको फॉलो करना है. ऑडिटर विल हैव टू चेक कंप्लायंस विद ऑल प्रूडेंशियल नॉर्म्स रिलेटिंग टू इनकम रिकॉग्निशन, इन्वेस्टमेंट से इनकम कैसे बुक करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन करना, इन्वेस्टमेंट्स की अकाउंटिंग करना, किसे फेयर वैल्यू पे मेजर करना है नहीं करना है, ये सब आप इंटरमीडिएट में पढ़ते थे. इसके वैल्यूएशन नॉर्म्स फाइनल में ये सब नहीं है. असेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स. आप खूब सारा पैसा जनता को बांट रहे हो तो ध्यान रखें उसमें खुद की कैपिटल का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए ताकि आपका अपनी कंपनी में इंटरेस्ट हमेशा बना हुआ रहे. यू शुड नॉट गिव लोन्स अगेंस्ट योर ओन शेयर्स, अपने शेयर गिरवी रख के लोन नहीं देना. ये सब अलग अलग तरह के प्रूडेंशियल नॉर्म्स है. Ensure that board of director of every NBFC granting intending to grant demand or term loan will form a policy and implement to.
Verify advances and other facilities have been properly classified as performing, non-performing. Non-performing asset, cash basis income. Non-performing assets में you should ensure that you will not classify them performing unless and until they have become regular. तो एनपीए ही प्रूडेंशियल नॉर्म्स का सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है, बट ऐसा नहीं है सिर्फ एनपीए नॉर्म्स ही प्रूडेंशियल नॉर्म्स में आते हैं. एंड देन वी हैव पब्लिक डिपॉजिट्स. जो एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, आपको सबसे पहले देखना है कि वो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड है विद पब्लिक डिपॉजिट, तो उसका क्लासिफिकेशन सही है. और आपको कुछ चीजें विद रिस्पेक्ट टू मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट चेक करना है. एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट एक्टिविटीज और प्रोसीजर्स और ऑडिट प्रोसीजर्स विल यू अप्लाई टू चेक मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स. इसमें टोटल आपको 12 पॉइंट्स लिखना पड़ेंगे एग्जाम में. मैंने आपको इसको लॉजिकली डिवाइड किया है 3x4 के मैट्रिक्स में. शुरू के 3 पॉइंट आपके इशू से रिलेटेड है. जब आप इशू करते हो तो आपको क्रेडिट रेटिंग लेना होती है, जिसके बेसिस पे आपका ब्याज और कितना अमाउंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट आप रेज कर सकते हो वो डिपेंड करता है. खराब रेटिंग आई तो ज्यादा ब्याज ऑफर नहीं कर पाते, ये आपको हर साल रिन्यू भी कराना पड़ती है. और डिग्रेड हो गई तो आपको एक्सेस डिपॉजिट रीपे भी करना पड़ता है. तो क्रेडिट रेटिंग ली है या नहीं, इशू करने के लिए अंडरराइटिंग करी है तो मैक्सिमम कमीशन कितना दे सकते हैं उसकी चेकिंग, और ब्रोकरेज की अकाउंटिंग, ये प्राइमरली आपको चेक करना है. साथ ही साथ में यू विल आल्सो हैव टू चेक द इंटरेस्ट वेदर इट इज एज पर द क्रेडिट रेटिंग और नॉट. तो 1 सीलिंग बेस्ड ऑन क्रेडिट रेटिंग, interest calculations appropriate or not, और brokerage calculations within the prescribed limits or not. फिर कुछ पॉइंट है आपके वाउचिंग से रिलेटेड. क्या वाउच करोगे, तो पब्लिक डिपॉजिट इशू हुए तो सबसे पहले डिपॉजिट इशू हुए तो एप्लीकेशन आई है, उसके अगेंस्ट में ही पब्लिक डिपॉजिट इशू होना चाहिए. उसके बेसिस पे पब्लिक डिपॉजिट रजिस्टर में एंट्री होगी और फिर ब्याज और प्रिंसिपल का रीपेमेंट होगा. तो डिपॉजिट रजिस्टर चेक कर लेंगे और रेगुलरिटी ऑफ रीपेमेंट चेक कर लेंगे. इशू से रिलेटेड मैटर हो गए, वाउचिंग से रिलेटेड मैटर हो गए. आरबीआई की कुछ बातें अपने को फॉलो करना है. सबसे पहले आरबीआई आपको कहेगा कि आपको लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, जो अभी अपन ने डिस्कस किए. सेकंड वो कहेगा कि आपको ऑडिटेड स्टेटमेंट्स फाइल करना है और एनुअल रिटर्न आपको 30 जून तक फाइल करना है. ये आरबीआई का कंप्लायंस चेक करेंगे. इसके अलावा अगर आप कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो जो कि सिर्फ एक ग्रुप में पैसा लगाती है, तो आप कोई पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करोगे और आपको एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि हम पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो वो बोर्ड का रिजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं वो आपको देखना है. इसके अलावा कोई अगर पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है एनबीएफसी और उसका क्लासिफिकेशन आरबीआई में से, तो भी एक बोर्ड रिजोल्यूशन लगेगा दैट विल नॉट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट और इट विल हैव टू चेक दिस. ये 12 पॉइंट्स आप लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू चेकिंग ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स. अब अभी जो प्रोसीजर्स पढ़े ये सारी एनबीएफसीज के लिए एप्लीकेबल थे. हमारे सिलेबस में एक स्पेसिफिक चेकलिस्ट है इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनीज की. सबसे ज्यादा कैटेगरी ऑफ एनबीएफसी रजिस्टर होती है लोन देने लेने के लिए. इनफैक्ट पब्लिक से डिपॉजिट लेके लोन देना या सिर्फ लोन देना, इन्वेस्टमेंट्स करना अलग अलग जगह पे, और हायर परचेज और लीजिंग के फॉर्म में फाइनेंसिंग करना. पहले इनके अलग अलग रजिस्ट्रेशन होते थे, अब आप इन सबको क्लब कर दिया एक कैटेगरी में, आईसीसी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनीज. तो अगर आप एनबीएफसी आईसीसी का रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो आप लीजिंग, हायर परचेज, लोन देना और इन्वेस्टमेंट करना, ये सारे काम कर सकते हो. ऑडिटर जब इस तरह की एनबीएफसी को चेक करेगा तो क्या ऑडिट करेगा. एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एनबीएफसी पूरी बैकग्राउंड देंगे और बोलेंगे ये लोन देने वाली कंपनी है, आप क्या चेक करोगे. तो यहाँ जितने चेकलिस्ट के पॉइंट हैं इसमें से जहां जहां एल लिखा हुआ है वो वाले पॉइंट लिखना. अगर पूछा गया है कि इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी है क्या क्या चेक करोगे, तो आई वाले लिखना. लोन और इन्वेस्टमेंट दोनों देती है तो सारे पॉइंट लिखना. ये आपको कैटेगराइजेशन यहाँ दिखेगा. लॉजिकल सी बात है, ये सारे पॉइंट बस एक बार सुन लो, इसमें से एग्जाम में आएंगे तो यू विल बी एबल टू कोट मोस्ट ऑफ दीज पॉइंट्स. आई थिंक दैट शुड आल्सो बी सफिशिएंट इंस्टेड ऑफ मगिंग अप ऑल द पॉइंट्स इंडिविजुअली. फिजिकल वेरिफिकेशन ऑब्वियसली बात है इन्वेस्टमेंट्स का करना है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. अपने खुद के शेयर्स को गिरवी रख के लोन नहीं देना, क्योंकि सामने वाले ने पैसा नहीं दिया तो आप कैसे उसको जब्त करोगे, बाय बैक हो जाएगा. कैश बेसिस पे इनकम डिविडेंड की रिकॉर्ड होगी, म्यूचुअल फंड की होगी और नॉन परफॉर्मिंग एसेट की होगी, बाकी अक्रूवल बेसिस पे होगी. इन्वेस्टमेंट सारे आपने जब खरीदे होंगे तो आपको स्टॉक ब्रोकर ने कॉन्ट्रैक्ट नोट दिया होगा परचेज का, उससे आप क्रॉस चेक करोगे जितने इन्वेस्टमेंट खरीदे. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडेस के अनुसार अकाउंटिंग होगी. अब एनबीएफसी पे इंडेस भी लगते हैं. बोर्ड की मिनट्स आप वेरीफाई करिएगा कि परचेज सेल इन्वेस्टमेंट्स क्या ऑथराइज्ड है या नहीं है. और साथ ही साथ में यू शुड आल्सो चेक द प्रूडेंशियल नॉर्म्स विद रिस्पेक्ट टू बोथ लोन्स एज वेल एज इन्वेस्टमेंट्स मेड. आरबीआई की जितने भी नॉर्म्स हैं उसका कंप्लायंस चेक करें. अनलिस्टेड शेयर्स बॉन्ड्स, डिबेंचर्स में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो इसको टर्म लोन जैसा माना जाता है, क्योंकि आप किसी कंपनी के डिबेंचर ले रहे हो तो उसे लोन दे रहे हो, और ये अनलिस्टेड है तो आप इसमें ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, तो इट इज एज गुड एज लोन. तो वो आपको चेक करना पड़ेगा. फॉर इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, जो लोन पे नॉर्म्स लगते हैं एनबीए के वो सब लगेंगे, भले ये इन्वेस्टमेंट है. तो इसकी अकाउंटिंग में कब एनपीए हो जाएगा, तो अगर इनको कहा गया 3 महीने से ऊपर ओवरड्यू हो गया प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, तो ये एनपीए होते हैं लोन, तो फिर ये भी एनपीए हो जाएंगे, भले ये बुक्स में इन्वेस्टमेंट के नाम पे दिख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स. हालांकि इसकी कुछ कंडीशंस होती है कि प्राइवेट प्लेसमेंट में खरीदा एंड स्टफ लाइक दैट. इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडियरी और ग्रुप कंपनी, तो आपने क्या प्राइस पे वो शेयर खरीदे हैं, क्या वो मैनिपुलेटेड तो नहीं है, आपको चेक करना है फॉर इन्वेस्टमेंट कंपनी.
डिपॉजिटरी डीमैट में आपके शेयर्स रखें तो आप उससे कंफर्मेशन ले सकते हैं। लोन के केस में आप बोरोवर से कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन के पॉइंट हो गए। लोन देने वाली कंपनी कई बार बिल डिस्काउंटिंग करती है। आप चेक कर लीजिए कितने बिल आपके हैं जो डिस्काउंट हुए हैं, उसके चार्जेस की इनकम इस साल अगले साल कितनी बुक करनी है, और जो ड्यू डेट हो गई है वो वापस आए या नहीं आए, नहीं तो वो एडवांस माने जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर एमसीक्यू भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। एक रिस्क ये है कि एक एनबीएफसी अपना पूरा पैसा एक कंपनी में ना लगा दे, वो सिर्फ ग्रुप इन्वेस्टमेंट या कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कर सकती है। तो इन लोगों के ऊपर एक लिमिट डाली गई है। किसी भी सिंगल कंपनी में आप 15% से ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट इन देयर शेयर्स डिबेंचर्स या लोन के फॉर्म में कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट और लोन दोनों देना चाहते हो, यहाँ पे एंड आना चाहिए, करेक्शन है, तो दोनों मिला के 25%। ये किसका है? आपके टोटल एसेट्स का। तो एक एनबीएफसी के पास 100 करोड़ की एसेट है, तो एक कंपनी में 15 करोड़ के या तो शेयर खरीद ले या उसके 15 करोड़ के डिबेंचर खरीद ले। दोनों खरीदना चाह रही है, सॉरी 15 करोड़ के शेयर खरीद ले या 15 करोड़ तक का लोन देते, दोनों करना चाह रही है, तो दोनों मिला के 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। तो या तो 15 करोड़ के शेयर्स और 10 करोड़ का लोन और वाइस वर्सा, ऐसा मैक्सिमम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर मैक्सिमम लिमिट है 40%, जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट लोन वगैरह सब आ गए। ये सब आपकी टोटल एसेट्स का है, नेटवर्थ का नहीं। लोन कंपनी में इंटरनल कंट्रोल चेक करना इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट कंपनी में अपन ने क्या चेक किया था कि क्या हमारे पास प्रॉपर बोर्ड मिनट्स और कमिटी के अप्रूवल्स हैं, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल चेक करेंगे। लोन कंपनी के भी प्रूडेंशियल नॉर्म्स आपको चेक करना पड़ेंगे। और सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम के अगर आप पार्ट हैं तो उसमें आपके पास जो सिक्योरिटी रखी है आप उसे गिरवी दे सकते हो। तो सेल करने की बजाय आप किसी को गिरवी दे दो, वो हो सकता है उसमें शॉर्ट सेल करना चाहे, तो उसके फिर आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाना पड़ेंगे और ड्यू डेट पे आपको उसमें जो चार्जेस हैं प्लस सिक्योरिटी वापस आना चाहिए, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो इसका एक अग्रीमेंट होगा, फीस कलेक्ट की जाएगी। हो सकता है आपने जिसको गिरवी दिया है उससे कोई कोलैटरल सिक्योरिटी लो, ड्यू डेट पे वापस आना चाहिए। और अगर ड्यू डेट नहीं आई है तो हमें थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेना होगा। ये पॉइंट लिखने होंगे। हो सकता है इस छोटे से पॉइंट के ऊपर भी आपका एक 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाए। दिस इज योर चेकलिस्ट विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनीज। एनबीएफसी और बैंक में क्या फर्क होता है? 4 डिफरेंसेस एग्जाम में लिखना आपको। सबसे पहली बात, बैंक पब्लिक से डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है, आज पैसे डाले कल निकाले, एनबीएफसी नहीं कर सकती। सेकंड, चेक इशू करने का अधिकार बैंक को है, यानी क्लियरिंग सिस्टम का पार्ट बैंक होती है, एनबीएफसी नहीं। थर्ड, डीआईसीजीसी कवर बैंक लोन्स के ऊपर अवेलेबल है। एनबीएफसी जो लोन्स देती है यहाँ, वहाँ पे जो पैसा डिपॉजिट होता है उसके ऊपर ये डीआईसीजीसी कवर नहीं होता है। और एनबीएफसी को कोई ऐसी मिनिमम लेंडिंग एग्रीकल्चर या प्रायोरिटी सेक्टर में करना ऐसा नहीं है, जबकि बैंक्स को मिनिमम अपना 1% ऑफ टोटल एडवांस प्रायोरिटी सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर एंड ऑल में देना पड़ता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसी। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स। फ्रॉड्स का क्लासिफिकेशन आरबीआई ने डिफाइन कर रखा है कि अगर कोई भी फ्रॉड रिपोर्ट होता है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि यार ये कौन सी कैटेगरी में जा रहा है, उसके बेसिस पे उस पर फिर एक्शंस होंगे। ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे तो ये क्लासिफिकेशन 7 अलग अलग कैटेगरीज में बांटे जाते हैं। ये सारे के सारे क्लासिफिकेशन याद रखने के लिए कोई ना कोई मूवी दिमाग में फिट कर लोगे, आपका काम हो जाएगा, मूवी या स्टोरी। मिसअप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। एनएससी की अभी रामाकृष्णा जो उनकी चीफ थी उसके ऊपर केस चल रहा है कि उसने अपने बंदों को वहां पर बिठाया, जान पहचान के लोगों से जानकारी अपनी सर्वर्स की लेकर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स कराए, घर घर में काम किया। दैट इज बेसिकली मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जनता ने आप पे विश्वास किया और आपने उसका मैनिपुलेटिव यूज अपने खुद के फायदे के लिए लिया, क्रिमिनल ब्रीच। फ्रॉडुलेंट एनकैशमेंट थ्रू फॉर्ज इंस्ट्रूमेंट। अगर आपने कैच मी इफ यू कैन मूवी देखी होगी लियोनार्डो की, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, चेक के ऊपर, डीडी के ऊपर सिग्नेचर फॉर्जरी करके उसको एनकैश करा लेते हैं। थर्ड, अनऑथराइज्ड क्रेडिट फैसिलिटी फॉर इलीगल ग्रेटिफिकेशन। हर्षद मेहता स्कैम से बढ़िया कुछ नहीं है। हीरो का हार देकर हमने क्या किया, हमारे बिल्स डिस्काउंट करा लिए, एक तरह से पे ऑर्डर्स ले लिए। नेग्लिजेंस और कैश शॉर्टेजेस। आपने देखा होगा हिल्या टाइप के जो सीरियल्स होते थे पुराने जमाने के, अंग्रेज और इस तरह के, जहाँ पे हमारा जो सूबेदार होता था जो ध्यान नहीं रखता था और धीरे धीरे खजाने से चीजें निकलने लग जाती थी। इस तरह की बातें आपके दिमाग में फिट हो सकती है। या फिर आप अपने रूमी का ही सीन ले लो कि हमारे रूमी हमारे वॉलेट से हौले हौले कैश चुरा रहा है, हमें पता ही नहीं पड़ रहा है। खैर, चीटिंग एंड फॉर्जरी का क्या एग्जाम्पल हो सकता है हमारे पास, जिसमें बेसिकली क्या हो रहा है, स्कैम 1992, या आप इनफैक्ट इसमें बोल सकते हो अक्षय कुमार की स्पेशल 26, चीटिंग फॉर्जरी। कैसे फर्जी ऑफिसर बन के इनकम टैक्स के हम रेट डाल डाल के लोग यहाँ से पैसे इकट्ठे कर रहे थे। शिवाजी द बॉस अगर आपने देखी हो कभी, रजनी अंकल की फॉरेक्स ट्रांजैक्शन, उन्होंने अपने पैसे जो इकट्ठे हुए थे कैश के बाहर बेच के यहाँ से डोनेशन के फॉर्म में मंगा लिए, फॉरेक्स ट्रांजैक्शन। इसके अलावा कोई भी दूसरे फ्रॉड जो कहीं कवर नहीं है वो जी कैटेगरी में जाएंगे। इसमें एक चीज ध्यान रखना, कैश शॉर्टेज, अगर आपने बता दिया था कैश शॉर्टेज हुई है और वो 10,000 रुपए से ज्यादा की नहीं है, अप टू 10,000 है, तो फिर उसे फ्रॉड नहीं माना जाएगा। और कोई ऐसी कैश शॉर्टेज डिटेक्ट हुई जो पहले से पता नहीं रखी थी,
तो वो सिर्फ 5,000 रुपए तक की है तो चलेगा, उससे ज्यादा की हुई तो उसे फ्रॉड माना जाएगा। यानी 5,000 से ज्यादा की कैश में डिफरेंस पाई जाती है जो कि पहले से इंटीमेटेड नहीं थी, तो वो फ्रॉड है, आरबीआई को रिपोर्ट करना है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया था शॉर्टेज है पर वो 10,000 रुपए से ज्यादा की थी, तो भी वो फ्रॉड की कैटेगरी में आरबीआई को रिपोर्ट करना, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। दीज आर क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स, इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन व्हाट आर द मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ध्यान रखना, ऑडिटर की रिपोर्ट ए कंपनीज एक्ट में जो रिपोर्ट मेंबर्स को जाती है उसके अलावा एक रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और एक आरबीआई को। आरबीआई को जो रिपोर्ट जाती है दैट इज बेसिकली जस्ट एन एक्सेप्शन रिपोर्ट, यानी अगर कुछ गड़बड़ मिली है तो आपको रिपोर्ट देना है, अदरवाइज देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ मैटर्स टू बी इंक्लूडेड ऑडिट रिपोर्ट, एनी अनफेवरेबल और अनक्वालिफाइड मैटर्स आर टू बी गिवन क्वालिफाइड with respect to chapter 3B of the Reserve Bank of India Act or public deposit directions or prudential norms for deposit accepting और non deposit accepting companies। ये सब डेट अब चेंज हो गई है, 2016 और कुछ आ चुकी है, ये ईयर्स चेंज हो गए इनफैक्ट। देन इन दैट पर्टिकुलर केस ये सब में आपने कोई नॉन कंप्लायंस अगर मिले तो फिर ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अनफेवरेबल क्वालिफाइड स्टेटमेंट की रीजनल ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन ऑफ आरबीआई पे आपको रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगी। ध्यान रखना, सिर्फ एक्सेप्शन रिपोर्ट है, सब कुछ ठीक है तो रिपोर्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आपको एडिशनल रिपोर्ट देना है ओवर एंड अबव सेक्शन 143 में जो आप रिपोर्ट मेंबर्स को देते हो। ये जो रिपोर्ट है इसमें क्या मैटर्स आएंगे तो आप यहाँ पे दे सकते हो कि इसको 4 पार्ट में डिस्कस किया गया है, डिवाइड किया गया है, ए बी सी एंड डी। सबसे पहले सारी एनबीएफसीज के केस में आपको चेक करना है कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया है अकॉर्डिंग टू जिस बिजनेस में आप एंगेज्ड हो, एंड सर्टिफिकेट आपका 31 मार्च तक वैलिड है बेस्ड ऑन नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट, और आपको भी एक सर्टिफिकेट देना है। In fact, NBFC has to submit a certificate from statutory auditor से लेके वो सबमिट करेगी within 1 month from the date of finalization of balance sheet but not later than end of December। यानी एक सर्टिफिकेट कि भैया हमारा सारे रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने के आपके कितने समय के अंदर अंदर, फाइनल होने के 1 महीने पर, दिसंबर एंड से पहले पहले। अगर कोई एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो उसे ये मैटर्स चेक करने हैं उसके ऑडिटर को। क्या? तो एक तो बोर्ड का रिजोल्यूशन होना चाहिए डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करने का, चेक करो कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट तो नहीं किए। प्रूडेंशियल नॉर्म्स तो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे, और अगर आप नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग सिस्टमिक इंपॉर्टेंस वाली एनबीएफसी है तो फिर आपके ऊपर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे एप्लीकेबल होगा। एनबीएस 7 फॉर्म उसके ऊपर एप्लीकेबल है, और कंपनी ने क्या एनुअल स्टेटमेंट रिटर्न फाइल कर दिया या नहीं किया, तो ये आपको चेक करना है। क्लासिफिकेशन फिर आपका नॉन डिपॉजिट है। अगर आपको एग्जाम्पशन दिया है होल्डिंग रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो को इन्वेस्टमेंट कंपनी को दिया जाता है, तो जो कंडीशंस है वो फुलफिल हुई है एग्जाम्पशन की। एंड फाइनली डी पॉइंट, अगर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होगा। अच्छा, याद रखना कि नॉन डिपॉजिट एक्सेप्ट में अगर कोई मॉडिफाइड रिपोर्ट है तो आपको रीजनिंग देना पड़ेगी। यू विल नॉट जस्ट बी एबल टू मेंशन कि ये गलत है, आपको रीजन भी देना होंगे क्यों आप गलत बोल रहे हो। एक्सेप्टिंग और होल्डिंग पब्लिक डिपॉजिट। सबसे पहले डिपॉजिट अगर आपने एक्सेप्ट किए हैं तो क्या चेक करोगे, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्टेड कंपनी टुगेदर विद अदर बोरिंग्स आर विद इन द टोटल लिमिट्स। ये लिमिट्स किसके ऊपर बेस्ड होती है? क्रेडिट रेटिंग। देन यू हैव टू, इन केस इफ यू हैव हेल्ड मोर डिपॉजिट्स देन क्रेडिट रेटिंग के ऊपर अलाउड है तो वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। रीपेमेंट प्रॉपर है या नहीं है, और जो भी वायलेशंस या जो भी नॉर्म्स आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किए उसका पालन हुआ है या वायलेशन तो नहीं हुआ है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग है तो उस केस में यू कैन देन एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स। तो आपको देखना है क्रेडिट रेटिंग इन फोर्स है या नहीं है, कितना डिपॉजिट आपने एक्सेप्ट किया है और उसमें क्या लिमिट है जिसके अंतर्गत आप एक्सेप्ट कर सकते हो। वेदर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो as disclosed in the return submitted by the bank has been correctly determined and whether it is in compliance। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग नहीं है तो फिर उस केस में आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा, दैट इज ओवर एंड अबव योर क्रेडिट रेटिंग रिक्वायरमेंट, और वो हुआ या नहीं आपको चेक करना है। इसके अलावा आपने डिपॉजिट लिए तो लिक्विड एसेट्स मेंटेन करने हैं, प्लस डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाली ब्रांचेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है कि जो भी एनबीएफसी डिपॉजिट ले रही है जनता के, वो ब्रांचेस आरबीआई की परमिशन के बिना नहीं खोल सकती। आरबीआई नॉर्मली आपको फोर्स करेगा छोटी सिटीज में ब्रांच खोलने के लिए ताकि ओवरऑल कंट्रीज में आपका नेटवर्क अच्छे से फैल सके। प्रूडेंशियल नॉर्म्स तो आपको भी फॉलो करने, इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, प्रोविजन फॉर बैड डेट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक कंपनी में किससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। देन आपको एनबीएस 1 रिटर्न फाइल करना है, प्लस क्वार्टरली रिटर्न्स 15 दिन ऑफ द एंड ऑफ द क्वार्टर फाइल करना है। ये सारी चीजें हुई या नहीं ये रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। ये ऑडिटर्स रिपोर्ट है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो स्पेसिफिकली शायद आ सकता है नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, डिपॉजिट एक्सेप्टिंग से रिलेटेड। ध्यान रखिएगा कि अगर आप निधि कंपनी है
तो एनबीएफसी के प्रोविजन नहीं लगेंगे, पर इसकी गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई है। एवरी निधि कंपनी 1 साल फ्रॉम कमेंसमेंट के अंदर अंदर उसको 200 मेंबर्स अपने करना है, मिनिमम इतने मेंबर्स होना चाहिए। अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट 10%, नवंबर वाइज के लिए लिमिट चेंज हो गई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एडिशनली दे दूंगा उसकी लिमिट्स क्या चेंज हुई है। नेट ओन फंड्स 10 लाख के और 1:20 से ज़्यादा का आपका नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट रेशियो नहीं हो सकता। रिमेंबर द लिमिट्स हियर, 200 से ज़्यादा मेंबर आपको 1 साल के अंदर अंदर करना है, 200 या उससे ज़्यादा। सेकेंड, जो आपने अनइनकम्बर्ड डिपॉजिट्स ले रखे हैं उसका 10%, अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स जो भी आपने लोगों से, जनता से डिपॉजिट लिए उसका 10% आपको लिक्विड एसेट्स में रखना है। नेट ओन फंड्स आपकी 10 लाख रुपए की होना चाहिए, जो एनबीएफसी की 2 करोड़ है, आपकी 10 लाख है, और आपका 1:20 से ज्यादा का नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट लाइबिलिटी रेशियो नहीं होना चाहिए, यानी 1 रुपया ओनर का तो 20 रुपए बाहर वालों के आप ले सकते हो। ये कंप्लायंसेस आपको करना है। इसके अलावा कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, तो यू विल हैव टू मेंटेन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो विच इज 15%, जिसमें से आपका मिनिमम 8.5%, ये तो पुरानी लिमिट हो गई, अब 10% याद रखिए। तो यू हैव टू हैव एटलीस्ट टीयर 1 कैपिटल ऑफ 10%, ये आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, यहाँ पे बस आपको लिमिट्स ध्यान में रखना है। ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, मुथूट फाइनेंस टाइप का है तो टीयर 1 12% होना चाहिए। कैसे निकाला जाता है कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो? तो न्यूमरेटर में इसमें बेसिकली क्या आएगा, कैपिटल कितनी है आपकी टीयर 1+2, और डिनोमिनेटर में आएगा रिस्क वेटेड एसेट्स। रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होंगे? तो आपने जो लोन दिए वो आपके एसेट्स हैं, उसका आपको एक परसेंटेज लगाना पड़ेगा। कैश पे परसेंट रिस्क का 0 होता है क्योंकि उसमें कोई रिस्क नहीं है, कैश इन हैंड है। पर लोन आपने रिस्की लोन दे रखे हैं तो उसमें रिस्क परसेंटेज 100% हो सकता है। गवर्नमेंट को लोन दिया है तो रिस्क परसेंट हो सकता है 20% ही हो। इनफैक्ट ऑफ बैलेंस शीट आइटम जैसे गारंटी वगैरह पे भी आपका रिस्क वेट होता है, तो वो भी डिनोमिनेटर में आएगी। तो ये वेट याद नहीं रखने, पर आप जनरली एक बार देख सकते हैं। ये वेट लगाएंगे आप आपकी एसेट साइड की टोटल एसेट्स और कंटिजेंट लायबिलिटी पे, इससे डिनोमिनेटर आएगा, उसका 15% आपका न्यूमरेटर कैपिटल टीयर 1 और 2 मिला के होना चाहिए। सेकेंड, इनकम रिकॉग्निशन आपको अपन ने डिस्कस किया है कब कैश और कब अक्रूवल बेसिस पे होगी। एनपीए तो कैश बेसिस पे करना अनिवार्य होगी। कारो 2020 के कुछ पॉइंट्स हैं। एक, लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी का क्लॉज है आपका, क्लॉज नंबर 3, जिसमें आपको चेक करना होता है कि लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी दी है तो रेगुलर रीपेमेंट है, ऑल दैट स्टफ। उसमें 6 सब क्लॉजेस है, जिसमें से 2 एनबीएफसीज पे नहीं लगते, बचे हुए 4 लगते हैं। उसके अलावा एनबीएफसी स्पेसिफिक एक क्लॉज है जिसके अंतर्गत आपको चेक करना होता है एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन वैलिड है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो उसका रजिस्ट्रेशन वैलिड है। एक से ज्यादा ग्रुप की इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस उसके कंप्लायंसेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। और फाइनली, ओवर एंड अबाव दिस, कि आपको एनबीएफसी की तरह रजिस्टर करने की जरूरत थी या नहीं। So these are 2 specific clauses with respect to NBFCs which you will have to keep in mind with respect to CARO 2020, and ये आपका NPA क्लासिफिकेशन का नॉर्म है। ध्यान रखिएगा कि अब NPA क्लासिफिकेशन एनबीएफसी के केस में जो भी सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है उसमें 3 महीने का प्रोविजन चलता है, यानी 3 महीने से ऊपर अगर कोई भी एसेट पे आपका रीपेमेंट ओवरड्यू हो गया तो देन इन दैट केस खाता एनपीए हो जाएगा। एनपीए हुआ तो पहले साल सब स्टैंडर्ड रहेगा, सेकेंड ईयर से डाउटफुल हो जाएगा, डाउटफुल में फर्स्ट ईयर D1 रहेगा, फिर D2, फिर D3 कहलाएगा। 2 साल तक D2 रहता है, उसके बाद D3 कहलाता है। स्टैंडर्ड जब आप रहोगे तो आपको 10% प्रोविजन बनाना है, जैसे ही सॉरी स्टैंडर्ड नहीं, सब स्टैंडर्ड एनपीए का पहला कैटेगरी है, इसमें 10% प्रोविजन है। 1 साल बाद आप डाउटफुल में चले जाओगे, डाउटफुल में जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है उस पर 100% बनेगा, और जो सिक्योर्ड पार्ट है उसमें फर्स्ट ईयर में 20, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में 30 ही रहेगा, 30 + 30 नहीं, टोटल 30, और फिर उसके बाद से आपको 50% बनाना है। ये सिक्योर्ड पार्ट पे है। लॉस एसेट अगर कभी भी हो गया, कब होता है? जब आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू आपके टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग के 10% से नीचे चली गई है तो वो लॉस एसेट है, 100% प्रोविजन आपको बनाना पड़ेगा। द प्रोविजन हियर इज फॉर 3 मंथ्स, एक्सेप्ट अगर आप सिस्टमिक इंपॉर्टेंस वाली नहीं है एनबीएफसी तो फिर आप पे प्रोविजन 6 मंथ्स का एप्लीकेबल होगा। लीज वगैरह के केस में थोड़े नॉर्म्स अलग होते हैं, बट वो सिलेबस में नहीं है तो वी कैन स्किप दैट, बट अदरवाइज ये वाले नॉर्म्स आपके सिलेबस में याद रखना पड़ेंगे। इन सब के बाद क्या इंडेस एप्लीकेबल है? बिल्कुल एप्लीकेबल है। कब से? 1 अप्रैल 2019 और 18 से, डिपेंडिंग ऑन आपकी नेटवर्थ लिस्टिंग की क्या रिक्वायरमेंट है। आप याद रखिए सारी लिस्टेड एनबीएफसी और 250 करोड़ से उससे ऊपर की नेट ओन फंड सॉरी नेटवर्थ अगर आपकी 31 मार्च पे है तो फिर आपको कंपल्सरली क्या ध्यान रखना है? यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू विल हैव टू गेट और कंप्लाई विद इंडेस, और एक बार इंडेस लग गए तो हमेशा लगेंगे। वॉलंटरी अडॉप्शन इंडेस का एनबीएफसीज पे एप्लीकेबल नहीं है, आप पे लगेंगे तो देन दैट केस होल्डिंग सब्सिडी जेवी एसोसिएट्स पे लगना शुरू होंगे। इंडेस लगने के बाद आपके ऊपर डिवीजन 3 एप्लीकेबल होगा इंस्टेड ऑफ डिवीजन 2, और उसके कंपैरेटिव फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, अब इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, और ये फॉर्मेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। मेनली ध्यान रखना फाइनेंशियल एसेट्स और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में आपका क्लासिफिकेशन होता है, ना कि करंट और नॉन करंट एसेट्स। लाइबिलिटी में यू विल फाइंड पहले आपको लाइबिलिटी आएगी ना कि इक्विटी, इक्विटी बाद में आती है, और फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटी आती है। यहाँ पे उल्टा चलता है, करंट से नॉन करंट वाला सीक्वेंस चलता है।
P&L मोरलेस आपका सिमिलर रहेगा, जिस दैट इनकम में आपको ब्रैकेट में इनफैक्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अलग अलग रेवेन्यू कैटेगरी की इनकम शो करना है, एंड दिस इज अबाउट इट. ये आपका पूरा डिस्कशन होता है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. अगर आप खुद के लिए कोई काम करते हैं दोस्तों, तो यूल अप्लाई एक्स्ट्रा डिलिजेंस. आप ज्यादा समझदारी, सूझबूझ, मेहनत, तहकीकात करके काम करेंगे. लेकिन वहीं किसी और के लिए करना है तो शायद हम उतनी मेहनत नहीं करेंगे. इसी तरह से रिस्क है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जहां पे पैसा जनता का है, आपका खुद का नहीं है, हो सकता है कि आप उतनी मेहनत करके वो खर्चा ना करें जितना आपको करना चाहिए, क्योंकि ये पैसा आपका नहीं है. कंपैरेटिवली अगर ये खुद का आपका पैसा होता तो शायद आप ज्यादा सूझबूझ लगा के उसको खर्च करते. विद दिस कॉन्टेक्स्ट, दिस चैप्टर हैज बीन डेवलप्ड टू इंश्योर दैट बिकॉज वी नीड टू डू समथिंग इन एडिशन टू द नॉर्मल फाइनेंशियल और द कंप्लायंस ऑडिट, वेयर वी जस्ट चेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरनल कंट्रोल्स, कंप्लायंस विद सर्टेन लॉज एंड रेगुलेशंस. वी हैव टू गो अ स्टेप फर्दर एंड टू इंश्योर कि क्या रूल्स और ऑर्डर्स का कंप्लायंस हो रहा है, क्या प्रोप्राइटरी नेचर के चेक्स लगाए जाएंगे, ताकि क्या खर्चे का, पैसे का हमें पूरी चार चवन्नी मिल रही है, क्या परफॉर्मेंस अप्रोप्रिएट है, हमें कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट भी करना चाहिए. आप बोलोगे सर ऐसा तो पब्लिक कंपनीज के केस में भी एप्लीकेबल है, क्योंकि शेयर होल्डर्स का पैसा लगा है, मैनेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, तो इसलिए हम ये भी देखेंगे कि कंपनीज एक्ट में भी क्या क्या प्रोप्राइटरी एलिमेंट्स अब इनकॉर्पोरेट कर दिए गए, जस्ट टू इंश्योर दैट एल्सिस मनी इज स्पेंट वेल. Let's get started with our chapter of audit of public sector undertaking. सबसे पहले PSUs में क्या क्या शामिल होता है, तो categories of PSU would include government companies, which would be any particular company like BSNL or MTNL, government corporations, general insurance corporations or corporations which have been made under a particular act, and also departmental undertaking including your income tax department or department of railways or post. क्या इन सबका ऑडिट होता है? हाँ, कौन करता है? CNDG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के मुखिया यूं समझ लो, इट्स अ पोस्ट विच इज हेल्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन, जैसे प्राइम मिनिस्टर की होती है. मुर्मू साहब अभी हमारे CNDG हैं. इनका अपॉइंटमेंट जब भी होता है 6 साल के लिए होता है, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम एज ऑफ 65 ईयर्स ही कैन होल्ड दिस पर्टिकुलर ऑफिस. CNDG का बेसिक रोल क्या होता है, तो इसके पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 टू 151 के अंतर्गत दिए गए. आर्टिकल 148 क्या कहेगा, तो सबसे पहले तो इसे अपॉइंट करने की बात होगी, तो इसका अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के जज के तरह ही होगा, और ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा. इसका रिमूवल करना है तो बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट को 2/3 मेजोरिटी लाना पड़ेगी, प्लस प्रेसिडेंट का अप्रूवल लगेगा. प्रूवन मिसबिहेवियर के बेसिस पे ही इसकी या तो सर्विस की टर्म्स रिड्यूस करी जा सकती है या इसको हटाया जा सकता है. अब ऑब्वियसली बात है, अपॉइंट हो गया तो इसको कामकाज देना है, तो आर्टिकल 149 बताता है कि इसकी ड्यूटीज क्या होंगी, पावर्स क्या होंगे और कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या होगी. इसके लिए एक एक्ट बना दिया गया है, CNDG DPC एक्ट 1971. प्राइमरली इसका काम क्या होता है, इसको अपॉइंट करने के बाद एक तो इसको अकाउंट्स प्रिस्क्राइब करने, तो इट विल एडवाइस president to prescribe in fact to the president the prescribed forms in which accounts of the various PSUs are to be made and maintained. तो कंपनी है तो डेफिनेटली कंपनीज एक्ट लगेगा, बट अबर देन द कंपनीज अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं उसके फॉर्मेट भी एडवाइस करेंगे, एंड डेफिनेटली इट विल आल्सो डू द ऑडिट. ऑडिट रिपोर्ट ये CNDG किसे देगा, तो CNDG does the audit for central level organizations PSUs as well as state level PSUs. सेंट्रल लेवल की इसकी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को एड्रेस होती है, पार्लियामेंट में पुटअप की जाती है. स्टेट लेवल की गवर्नर को एड्रेस होगी और स्टेट लेजिस्लेचर में पुटअप की जाएगी. इसका कुछ कमिटीज के साथ भी रोल होता है. अब कमिटीज के साथ क्या रोल है, आप इसको ऐसे समझिए. लेट्स से वी हैव वेरियस कमिटीज व्हिच हैव बीन मेड. कैसी कमिटी होंगी, लेट्स से देयर विल बी अ कमिटी व्हिच विल हेल्प अस इन प्रिपेयरिंग द बजट. फाइनेंशियल कमिटीज होंगी, ऐसी कई सारी अलग अलग कमिटीज होंगी सरकार की. जैसे ICI की अलग अलग कमिटीज होती हैं, बोर्ड ऑफ स्टडीज हो गया या एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड हो गई. अब सरकार की ये सारी कमिटीज के पास क्या होता है, तो CNDG अपनी रिपोर्ट इन्हें देता है. साथ ही साथ में अलग अलग मिनिस्ट्रीज इन्हें अपनी रिपोर्ट देते हैं. 2 मिनट के लिए समझिए कि हमारी एक कमिटी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस कमिटी इज एन एस्टिमेट कमिटी, जो सबसे डेटा लेके एस्टिमेट्स प्रिपेयर करती है कि भाई आने वाले सालों में क्या खर्चे होंगे, जिसके बेसिस पे हमारी निर्मला आंटी क्या करेगी, बजट बनाएंगी. So this committee is getting basically report from CNDG. It is getting reports from various ministries, and then it will prepare certain material and submit it to the state legislature or the parliament. जो रिपोर्ट CNDG दे रहा है, that will form the base of the committee's working. जो रिपोर्ट मिनिस्ट्रीज से आ रही हैं, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए CNDG की मदद ये कमिटी लेगी. और जो रिपोर्ट CNDG, इनफैक्ट जो रिपोर्ट ये कमिटीज
पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर को पुटअप करेंगी, इसे प्रिपेयर करने में ये सीएनडीजी की मदद लेंगी। तो सिंपल है, कमिटी और सीएनडीजी का रोल क्या है, ये 3 तरह से इनको असिस्ट करेगा। फर्स्ट, सीएनडीजी की रिपोर्ट बेसिस बनेगा कमिटी की वर्किंग का। सेकंड, मिनिस्ट्रीज जो रिपोर्ट सबमिट करते हैं उसकी करेक्टनेस चेक करने के लिए सीएनडीजी की मदद लेंगे। थर्ड, फाइनेंशियल कमिटीज की जो रिपोर्ट पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर में सबमिट होती है वो सीएनडीजी की मदद से प्रिपेयर करी जाती है। तो ये बेसिकली आपके 4 पॉइंट में लिखने वाले ये 3 पॉइंट्स है, विच इज रोल ऑफ सीएनडीजी विथ द वेरियस कमिटीज। क्वेश्चन आए तो कौन कौन से पीए ऑर्गेनाइजेशन है जो सीएनडीजी के द्वारा ऑडिट होते हैं, तो ऐसा नहीं है सिर्फ पीएसयूज ही सीएनडीजी के द्वारा ऑडिट होते हैं। तो डेफिनेटली ऑल योर डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग योर गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस, जिसको पीएसयू में शामिल किया जाता है, इनका ऑडिट तो सीएनडीजी करता ही है। इसके अलावा कोई भी ऐसी अथॉरिटी या बॉडी है जो सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय स्टेट और यूनियन है, which is non-governmental organization because these are private but substantially funded by government, इसका भी ऑडिट सीएनडीजी करेगा या कर सकता है चाहे तो। सिमिलरली नॉन कमर्शियल ऑटोनोमस बॉडीज को भी केस टू केस बेसिस पे सीएनडीजी के ऑडिट के दायरे में शामिल किया जा सकता है। ये नॉन कमर्शियल बॉडीज कुड बी बॉडीज लाइक आईएम्स एंड आईआईटीज एज वेल। गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट कैसे होगा, तो सीएनडीजी करेगा। तो सीए के पेट पे लात पड़ गई ऐसा नहीं है, हैज टू अपॉइंट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ये ऑलरेडी कंपनीज ऑडिट के अंतर्गत सेक्शन 143 सबसेक्शन 567 में कुछ एडिशनल ड्यूटीज एंड 139 के अंतर्गत अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी ऑडिटर बाय सीएनडीजी के प्रोविजंस आपने पढ़े। तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में इट हैज टू अपॉइंट अ सीए टू डू द ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ही विल डू द ऑडिट एज पर कंपनीज एक्ट except giving his report to the members of the company, it will be addressed to the CNDG। बस इतना सा एक छोटा सा फर्क होगा। चले देन इसके अलावा आप समझिए कि हो सकता है गवर्नमेंट एंटिटीज के केस में कुछ एंटिटीज का आपको परफॉर्मेंस या कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट करना हो, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या प्रॉपर अपना काम कर रहा है या नहीं। तो एक तो उसके फाइनेंशियल जो उसने प्रिपेयर किए वो सही है या नहीं, दूसरा क्या उसको नंबर ऑफ स्क्रूटनी जितनी करनी थी की है या नहीं, क्या उसने मॉनिटर किया है कि जितने डिमांड नोटिस निकले हैं उसके एक्शंस लिए गए हैं, शो कॉज नोटिस का क्या हो रहा है, ये सारे कंप्लायंसेस हो रहे हैं या नहीं। इसके लिए आप एक नॉर्मल से अलग ऑडिट कर सकते हो जिसे कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट कहा जा सकता है। इसकी एक अलग बोर्ड होती है जो डिसाइड करती है कि इस साल में कौन सी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में कवर करना है, और वो बोर्ड फिर इस पर्टिकुलर ऑडिट को सीएनडीजी के साथ मिलके करेगी। वी हैव टू डिस्कस कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट एज अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स, एंड देन व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कमिटीज। सो सम स्पेशलाइज्ड कमिटीज रेलेवेंट अंडर पीएसयू ऑडिट आर 3PAC। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में क्या रोल है इसका, तो ये नॉर्मली जितने भी आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है लाइक डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज या इनकम टैक्स, ये सब इन सब के अकाउंट्स देखती है। तो नॉर्मली देखो ये लोग अपने फुल फ्लेजेड प्रॉपर शायद अकाउंट्स नहीं बनाएंगे। इसमें ज्यादा मुद्दा क्या होगा कि क्या ये लोग अपने पैसे का सही यूज कर रहे हैं, यानी जिस पर्पस के लिए पैसा दिया गया था उसमें यूज हुआ है नहीं। तो P फॉर पर्पस। सेकंड, ऑथराइजेशन, जो भी खर्चा किया गया है क्या वो ऑथराइज्ड है, यानी A फॉर ऑथराइजेशन। और C याद रखने के लिए करेक्टनेस ऑफ अप्रोप्रिएशंस और रीअप्रोप्रिएशन, जो पैसे दिए या रीअलोकेट किए हैं वो करेक्टली खर्च किए गए या नहीं। पर अगर आप एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है इन द फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी और कॉर्पोरेशन जहां पे आप कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हो, तो एंटिटीज लाइक से LIC, GIC, BSNL, MTNL, NTPC, BHEL, इन केस में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते होगे, तो इसकी एक सेपरेट कमेटी है जिसे कोपू कहा जाता है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये लोग प्राइमरली क्या करेंगे, तो जो अकाउंट्स इनके पास आएंगे दे विल बी बेसिकली रेफरिंग टू द रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स एंड द रिपोर्ट ऑफ CNDG। They will also check the efficiency of public undertakings और other functions allotted by the speaker। Normally ये सारी जो PAC काम करते हैं स्पीकर कोपू को भी करने के लिए with respect to public sector undertakings which are in the form of government companies and corporations देता है। इसके अलावा एक एस्टिमेट कमेटी होती है जिसका नाम से ही आपको समझ में आएगा काम क्या होता है। एस्टिमेट कमेटी आप नाम से समझो क्या काम करेगी। ऑब्वियसली बात है, एस्टिमेट कमेटी का बेसिक रोल होगा एस्टिमेट्स प्रिपेयर करना या बेहतर करना। तो एस्टिमेट कमेटी एसेंशियली वुड डू वन थिंग, it will prepare the estimate, in fact determine the format in which estimates are to be prepared, it will devise how can we prepare or improve our process of expenditure और estimations को हम कैसे बेहतर किए जा सकते हैं, alternative treatments हमारे पास क्या अवेलेबल हो सकते हैं। तो ओवरऑल इन्हें इकोनॉमीज, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस लेके आनी है एस्टिमेट्स में। ऑल्टरनेट पॉलिसीज, मनी क्या प्रॉपर लेआउट किया गया है, जो अवेलेबल है उसको प्रॉपर एलोकेट किया गया है, और फॉर्मेट जिसमें ये एस्टिमेट्स को ले डाउन किया जाएगा। दिस इज ऑल बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू द वेरियस स्पेशलाइज्ड कमिटीज इन केस ऑफ PSUs। Now let us state government departments and offices, including the Indian Railways and Post. चलिए, now let us come to the objectives and scope of the public sector undertakings audit।
ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव. क्या ऑब्जेक्टिव होगा एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फिस्कल अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करना. फिस्कल अकाउंटेबिलिटी एज इन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कंप्लायंस ऑडिट जो नॉर्मल हमारे होते हैं वो करना. चलिए नाउ लेट्स कम टू ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ पीएसयू ऑडिट. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, किसी भी ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फाइनेंशियल और कंप्लायंस ऑडिट करना. तो यहाँ पे भी पहला ऑब्जेक्टिव होगा टू इंश्योर फाइनेंशियल एंड कंप्लायंस ऑडिट डन. फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, इंटरनल कंट्रोल्स ठीक है, एंड लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस. देन being a public sector undertaking audit, we'll also have to incorporate PSU proprietary element into it. And certain companies we will do comprehensive audit also. We will come to that a little later. इसका basic objective होता है efficiency, effectiveness, economy improve करना. ये कैसे अचीव होगी? तो इसके लिए हमें इंश्योर करना है कि डिसीजन मेकिंग सही हो. तो फॉर दैट relevant information should go to competent authority for decision making. This is also an objective of PSU audit. Whether the competent authority is getting relevant information for the purpose of taking its decision or not. And then we have to also assess that based on this whether they are able to improve the efficiency and identify issues, areas where efficiency is being hampered and pluck it out. यानी एक तरह से पीएसयू ऑडिट में हम सिर्फ फिस्कल अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, खर्चे ज्यादा नहीं हुए हैं, जो सैंक्शनड है उसके बियॉन्ड तो खर्चा नहीं हुआ है. रिमेंबर यू हैव स्टडीड दिस इन इंटरमीडिएट. Fiscal accountability audit includes things like audit of sanctions, audit of provisions of funds, audit against rules and order. But we may also have to go a step beyond in certain cases and ensure कि क्या हमारे business में performance आ रहा है या नहीं, यानी क्या public sector undertaking अपना proper performance लेके आ पा रही है या नहीं. This is something which is management accountability. So it involves fiscal as well as management accountability check. Scope की बात करें तो scope of PSU audit primarily would include 5 kinds of audit which PSU audit would include, and we'll discuss all of these one after the other. Let's also come to the basic elements of PSU audit, which is very different. Normally आप audit करते हो तो कितनी parties होती हैं? 3. एक आप auditor, दूसरा management responsible party who's preparing the financial statement, और तीसरी users जो financial statements पे rely करके decisions लेते हैं. तो हमारी एंगेजमेंट कितने प्रकार की होती है? नॉर्मली हम ऑडिट करते हैं तो वो अटेस्टेशन एंगेजमेंट होती है, जिसका मतलब होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बना के देखता है और आप उसे चेक करते हो अगेंस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एप्लीकेबल फ्रेमवर्क कि वो सही बने या नहीं. इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो ये फ्रेमवर्क है इसको क्राइटेरिया कहते हैं, द बेंचमार्क्स अगेंस्ट व्हिच इंफॉर्मेशन इज कंपेयर्ड. जो बेसिक इंफॉर्मेशन है यानी आपका ट्रायल बैलेंस या आपकी जर्नल या सब्सिडरी बुक्स, ये है आपका सब्जेक्ट मैटर. इस सब्जेक्ट मैटर को as per the financial reporting framework which includes accounting standard, companies act के provisions, financial statements में पिरोया जाता है और ऑडिटर चेक करता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है, which is basically what evaluating the subject matter information. तो सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के अगेंस्ट में आप इवेल्युएट करके बताते हो सही है या नहीं है, दैट इज सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन. अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो उसे कहते हैं अटेस्टेशन एंगेजमेंट्स. पर सपोज हम किसी सीए को अपॉइंट करते हैं और उसको बोलते हैं यार ये ले हमारे कॉस्ट रिकॉर्ड्स और इस कॉस्ट रिकॉर्ड से ये हमारा बजट ले और ये हालत से हमारे स्टैंडर्ड्स ले और एक वेरिएंस एनालिसिस निकाल के इसको इवैल्यूएट करके बता दो कि भाई वेरिएंसेस आए तो उसका क्या कारण है, उसकी रीजनिंग दे दो. ये सारा काम अगर सीए कर रहा है तो ये एक तरह का डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट हो जाएगा. इस एंगेजमेंट में क्लाइंट हमें सिर्फ सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन देगा, क्राइटेरिया पहले से डिफाइंड होंगे, हम खुद उन क्राइटेरिया के अगेंस्ट में उस इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करके अपनी इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करके उस पर कमेंट देंगे. यानी मैनेजमेंट आपको वेरिएंस एनालिसिस निकाल के देता है और बोलता है ये देखो सही है या नहीं है, तो इट इज लाइक एन अटेस्टेशन एंगेजमेंट. लेकिन अगर आपको मैनेजमेंट खुद कहता है कि ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं और ये हमारा कॉस्ट डेटा है, इससे आप खुद वेरिएंस एनालिसिस निकालिए और कमेंट दीजिए, दैट इज अ डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट. नॉर्मली आपके फाइनेंशियल ऑडिट्स, कंप्लायंस ऑडिट्स विल बी इन द नेचर ऑफ अटेस्टेशन एंगेजमेंट, जहाँ पे मैनेजमेंट सब करके देगा, हम सिर्फ कंपेयर करके देगा, हम देख के बताएंगे कि ये सही हुआ है या नहीं. लेकिन जो एफिशिएंसी ऑडिट या कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट होते हैं, ये परफॉर्मेंस ऑडिट्स, ये सब अपने आप में खुद ऑडिटर इवैल्यूएट करता है चीजें प्रॉपर्ली कंडक्ट की गई है या नहीं. तो दीज आर इन द नेचर ऑफ डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड एज फार एज योर एमसीक्यूज आर कंसर्न इन केस इफ यू गेट एनी काइंड ऑफ एमसीक्यूज ऑन इट. एथिकल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? नॉर्मल प्रिंसिपल्स होंगे, नथिंग मच हियर, यू कैन जस्ट क्विकली गो थ्रू इट. जो नॉर्मल ऑडिट में प्रिंसिपल्स होते हैं वो फॉलो करना पड़ेगा. प्लानिंग, कंडक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द ऑडिट वुड बी वंस अगेन द सेम. गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिट कंपनीज एक्ट में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में यहाँ पे आते हैं, तो बहुत अच्छे से इसको कवर करिएगा, याद रखिएगा. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी का 139 में डिस्कस होता है और 143 में 5, 6, 7 में कुछ स्पेशल प्रोविजंस आते हैं, जिसमें ए C&AG गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर के बाद हो सकता है कि उसे कुछ सप्लीमेंट्री ऑडिट करने को कहे, ऑडिट होने से पहले हो सकता है उसे कुछ सप्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शंस दे इन द फॉर्म ऑफ चेकलिस्ट और अदर्स, जिस पे उसे रिपोर्ट करना पड़े. 143(5).
सप्लीमेंट्री ऑडिट और कमेंट्स ऑन द रिपोर्ट इज द पावर ऑफ CNDG. बियॉन्ड दैट CNDG चाहे तो एक टेस्ट ऑडिट भी करा सकता है जिसमें वो देखेगा कि आपने जो अपना काम किया है वो प्रॉपर किया है या नहीं किया. तो गिविंग सप्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शंस और कमेंट्स subsection 5, getting supplementary audit done subsection 6 and getting test audit done subsection 7. supplementary audit के लिए 60 days का समय होता है, टेस्ट ऑडिट के लिए कोई समय नहीं होता है. टेस्ट ऑडिट जो CA ने गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट किया वो नहीं करेगा, कोई और करेगा ये चेक करने के लिए कि उसका काम प्रॉपर है या नहीं है. लेकिन सप्लीमेंट्री ऑडिट जो कंपनी ऑडिटर अपॉइंटेड था वो भी कर सकता है. Very briefly, I have just covered up all the provisions relating to government company under 143. Moving from this now, coming on to प्रोप्राइटरी एलिमेंट्स विच आर देयर इन कंपनीज एक्ट. यानी कंपनी ऑडिट में भी आजकल कई सारे प्रोप्राइटरी एलिमेंट चेक किए जाते हैं जिसमें हम चेकिंग इस तरह की करते हैं कि अगर मैं ओनर होता तो क्या चाहता है ऐसा हो. कारों के कई सारे पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो प्रोप्राइटरी नेचर के 143(1) में जो हम 6 पॉइंट्स चेक करते हैं जैसे कि पर्सनल एक्सपेंसेस डेबिट तो नहीं हुए, या लोन शोन एज एडवांसेस तो नहीं है, और सॉरी लोन्स एंड एडवांसेस शोन एज डिपॉजिट्स तो नहीं है, सिक्योर्ड लोन्स प्रेजुडिशियल तो नहीं है. वो सारे के सारे पॉइंट एक तरह से इंश्योर करना चाह रहे हैं कि यार पैसा हमारे शेयर होल्डर्स का मिसयूज तो नहीं हो रहा है, प्रेजुडिशियल तो नहीं है. यानी ये ओनर वाली फीलिंग जैसी चेकिंग है, इसलिए ये भी अपने आप में प्रोप्राइटरी टाइप के चेक्स है. कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करना, कॉस्ट ऑडिट कराना भी अपने आप में एक तरह का देखा जाए तो प्रोप्राइटरी नेचर का ही वेरिफिकेशन है. क्यों? क्योंकि कॉस्ट रिकॉर्ड्स का बेसिक उद्देश्य होता है कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव करना. तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर प्रोप्राइटरी एलिमेंट्स इन अ कंपनी ऑडिट, यू विल राइट सेक्शन 148, यू विल गिव रेफरेंस ऑफ सप्लीमेंट्री ऑडिट, टेस्ट ऑडिट 143. 1 के पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, कारों के पॉइंट्स लिख सकते हैं, और शेड्यूल 3 में कई सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है आपसे, लाइक बेनामी प्रॉपर्टी तो नहीं है या विलफुल डिफॉल्टर घोषित तो नहीं हुआ, स्टफ लाइक दैट. ये सब भी एक तरह से यूजर को बेहतर इंफॉर्मेशन देने के उद्देश्य से बनाया गया है. दीज आर प्रोप्राइटरी एलिमेंट्स इन कंपनीज एक्ट और इन कंपनी ऑडिट. यानी भले ही वो अपने आप में एक प्राइवेट या पब्लिक कंपनी है, नॉट अ गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, पर उसमें भी ऑडिटर बियॉन्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इंटरनल कंट्रोल कुछ चीजें चेक करके रिपोर्ट करता है, जिससे हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रू एंड फेयर व्यू पे इंपैक्ट नहीं आ रहा है, पर यूजर जानना चाहेगा उसकी इंफॉर्मेशन के लिए दिया जाता है. जैसे कि क्या कंपनी लेट ड्यूज का पेमेंट कर रही है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आउटस्टैंडिंग ड्यूज प्रॉपर्ली अकाउंटेड है, इंटरेस्ट अकाउंटेड है, तो वो सब सही है. लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप रिपोर्ट ऐसी, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप लेट पेमेंट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं यूजर को पता होना चाहिए. तो आप ये दे रहे हो तो ये क्यों दे रहे हो, ताकि हम समझ रहे हैं कि मैं ओनर होता तो चाहता कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिले. तो इस तरह के जो प्रोविजंस एडिशनली ऑडिटर पे कंपनीज एक्ट में डाले गए हैं, वो प्रोविजंस आपको यहाँ पे लिखना है अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द प्रोप्राइटरी एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन केस ऑफ अ कंपनी ऑडिट. और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके सामने है, टाइप्स ऑफ ऑडिट. देयर आर दीज 5 टाइप्स ऑफ ऑडिट व्हिच आर कंडक्टेड अंडर अ PSU ऑडिट व्हिच वी हैव टू डिस्कस वन आफ्टर द अदर. सबसे पहले होता है दोस्तों फाइनेंशियल ऑडिट, जो नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट है, पर इसमें इंटरनल कंट्रोल्स भी आ गए. तो दिस विल इंक्लूड एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर दे आर प्रिपेयर्ड एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन एंड इंटरनल कंट्रोल. नॉर्मल फाइनेंशियल ऑडिट. Then we have a compliance audit. Compliance audit का बेसिक मतलब क्या होगा कि कुछ रूल्स ऑर्डर्स प्रोसीजर्स दिए गए, इसके अगेंस्ट में कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो दिस इज मोर ऑफ अ कंट्रोल टेस्ट ऑडिट. So it's an independent assessment of whether given subject matter is in compliance with the applicable criteria. तो आपको प्रिस्क्राइब कर दिया है कि भैया सरकार को लेट्स से फॉर एग्जांपल अपनी प्रॉपर्टी बेचना है, तो जो जो प्रॉपर्टी बेची उसकी डिटेल है. क्राइटेरिया है कि भैया ये हमारे रूल्स ऑर्डर्स हैं कि बेचने के पहले आपको टेंडर निकालना है, पेपर में इश्तिहार देना है, बिड्स मंगानी है, बिड जैसे खुलेगी, ये उसके ऑर्डर है. ऑडिटर जाके चेक करेगा कि इसका कंप्लायंस इस तरह से हुआ या नहीं. तो इट्स ऑडिट ऑफ रेगुलरिटी, वेदर we've actually done things as per law and regulation, as per rules and orders, and it may also involve doing some kind of proprietary check as in क्या sound principles of financial management follow हुए हैं या नहीं हुए financial management. So compliance audit is generally conducted either in relation to audit of financial statement, इसके साथ साथ में कर लिया जाएगा, या हो सकता है आप अलग से भी करवा लें, या हो सकता है परफॉर्मेंस ऑडिट के साथ भी इसे कंडक्ट करा दिया जाए. सबसे लंबा डिस्कशन है हमारा परफॉर्मेंस ऑडिट का और कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट का. वी विल कम टू दीज 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स अ लिटिल लेटर. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट प्रोप्राइटरी ऑडिट. नॉर्मली एनी ऑडिट ऑफ PSU वुड इन्वॉल्व प्रोप्राइटरी एलिमेंट्स, बट व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोप्राइटरी ऑडिट? EL कॉलर्स आपने डिफाइन किया, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यू विल हैव टू कोट दिस. प्रोप्राइटरी ऑडिट का मतलब क्या है? You should test any particular expenditure whether it meets the public interest, the common code of conduct, and the professional code of conduct. So whether it meets the public interest, commonly accepted customs, and standards of conduct, particularly with respect to performance, professional performance. आपको साथ साथ में ये भी इंश्योर करना है कि it is in compliance with laws and regulation, government regulations, and professional codes. यानी आपको खर्चे में ये चेक करना है कि क्या वो खर्चा ए पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया है, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स के अनुसार है, और प्रोफेशनली किया गया है. प्रोफेशनली एज इन बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्स आपने किया या नहीं किया. ये कैसे चेक करेंगे?
कब माना जाएगा कि हमने मिसयूज किया है? तो नॉर्मली आप एक चीज समझिए, आप से फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग एन ऑडिट और आपने देखा कि भैया बच्चों के लिए कोविड का टीकाकरण सरकार ने लॉन्च किया और उसके खूब सारे ऐड कार्टून नेटवर्क और पोगो में ही चला दिए, विच इज अ वेरी वेस्टफुल टाइप ऑफ एन एक्सपेंडिचर, क्योंकि बच्चा तो नहीं बोलेगा अरे अरे मुझे भी वो वैक्सीन चाहिए, 2 बूंद जिंदगी की मुझे भी दो ना पापा। इट्स अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। नॉर्मली एज एन ऑडिटर हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि अगर आपने ऐड दिया है तो उसका बिल है या नहीं है, और जितना बिल है उसके बेसिस पे पेमेंट किया है या नहीं, टीडीएस काटा या नहीं, जीएसटी का क्या अकाउंटिंग है। हम ये चेक नहीं करते कि यार आपने ऐड इस चैनल में क्यों नहीं दिया, इसमें क्यों दिया, इस चैनल में दिया तो आपने जो रेट लिए क्या वो मार्केट रेट जितने लिए या नहीं लिए। तो प्रोप्राइटरी ऑडिट में हम ये सब चेक करेंगे कि यार मेरा पैसा होता तो क्या मैं यहाँ खर्चता, नहीं, इसका मतलब आई एम गेटिंग इनटू प्रोप्राइटरी नेचर ऑफ ऑडिट। तो इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। इट इज अ स्क्रूटनी ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शंस, तो जो आपने एग्जीक्यूशन किया है उस एक्शन की स्क्रूटनी है, and decisions bearing on financial and profit and loss situation of the company with special regard to public interest and commonly accepted customs and standards of conduct, particularly professional performance। तो सेम चीज है। बेसिक लॉजिक है कि आपने उतना ही विजिलेंस लगाया है खर्चे में जितना अगर आपका खुद का पैसा होता तो लगाते। तो ये कैसे इंश्योर करते हैं? नंबर 1, कभी भी आपको ये देखना है कि प्राइमा फेसी खर्चा जितनी जरूरत है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको मालूम है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल यू कैन बाय दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन द मार्केट फॉर 100 रुपीज एंड यू बॉट इट फॉर 200, इट मींस इट इज मोर। कलमाडी वेल्थ गेम्स, सॉरी कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में जब हुए थे, बहुत पुरानी बात है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसा हुआ था कि जिस रेंट पर उन्होंने कुछ इक्विपमेंट्स लिए थे वो टोटल रेंट असेट की जो इक्विपमेंट्स लिए थे उसकी परचेज कॉस्ट से भी ज्यादा हो गया था। तो देयर वाज अ क्वेश्चन कि यार ये कैसा खर्चा, ये कैसा अग्रीमेंट किया आपने। अथॉरिटी डज नॉट एक्सरसाइज पावर फॉर इट्स ओन एडवांटेज, कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लेना है जिससे आपको खुद को फायदा है। तो हमने बोला कि भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंपोर्ट बैन कर दो। क्यों? क्योंकि सरकारी अफसरों के कुछ बच्चे घर वाले हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फैक्ट्री डाल रखी है, तो उनको कंपटीशन ना हो, इसके लिए हमने ऐसा डिसीजन ले लिया है। तो ये बियॉन्ड क्या है, बेनिफिट ऑफ पब्लिक है। तो दिस एंगल से आपको एस्पेक्ट असेस करना है। फंड्स आर नॉट यूटिलाइज्ड फॉर अ बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप। तो आपका उद्देश्य किसी एक पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप को फायदा नहीं पहुंचाना है। तो आपने बोला सर ऐसे तो होता है अमरनाथ की यात्रा, हज की यात्रा, उसमें सरकार खर्चा करती है, तो दैट इज नॉट अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप को फायदा पहुंचा रहे हैं, दैट इज बेसिकली अ कम्युनिटी, इट इज एक्सेप्टेड कोड ऑफ कंडक्ट। इसका बेसिक मतलब क्या है कि एडवांटेज, आपको कुछ भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जिससे आपका पर्सनल एडवांटेज हो रहा है, which essentially means कि आपने कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑक्शन कर दी इन द फेवर ऑफ एनी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन विदाउट ऑब्टेनिंग प्रॉपर्टी कोर्ट्स, जिससे साफ साफ दिख रहा है कि आपने इसको फायदा पहुंचाया है। एंड देन फाइनली अपार्ट फ्रॉम अग्रीड रेम्यूनरेशन नो अदर बेनिफिट ऑफ एवेन्यू इज केप्ट ओपन फॉर द मैनेजमेंट। तो जैसे आपको टीएडीए दिया जाता है, आप ऑफिशियल वर्क से सरकारी दफ्तर, सरकारी अफसर कहीं जाते हैं तो उनको एक हफ्ता, ये कह लीजिए कि आपको डेली अलावेंस मिलता है। वो अलावेंस इतना होना चाहिए जिससे आपके खर्चे रीजनेबली बियर हो जाए, उसमें कहीं प्रॉफिट के कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। ये 4 एस्पेक्ट जब आप चेक करते हो, दैट इज समथिंग व्हिच इज टर्म्ड एज प्रोप्राइटरी ऑडिट। तो दिस इज बेसिकली ऑब्वियसली अ सब्जेक्टिव मैटर, इसमें कोई डिफाइंड रूल्स नहीं है कि भैया आपने बाय एयर क्यों ट्रैवल किया, अगर जितना समय आपको बाय एयर लगा उतने में आप बाय रोड पहुंच सकते थे, बिकॉज इट वाज लाइक बैंगलोर टू चेन्नई, इंदौर टू भोपाल, मुंबई टू पुणे काइंड ऑफ अ प्लेस। तो यू विल नॉट बी एबल टू वेरी कंक्लूसिवली से कि नहीं यार ये खर्चा ज्यादा है, आपको बाय एयर ट्रैवल करना ही नहीं था, उससे कम समय में आप बाय रोड जा सकते थे। क्यों? क्योंकि देयर कुड बी अदर रीजंस फॉर एयर ट्रैवल एंड नॉट रोड ट्रैवल, security and other things. Any which way. So what I'm saying is कि it is a very subjective decision. C&AG has given some checklist and basis so that CA उस particular perspective में चीजों को report करके बता सके कि भैया क्या हुआ है. Otherwise it will become very open-ended. That is something which has been explained here. And this kind of completes your discussion on 3 out of 5 types of audit. We are left with 2 very lengthy and most important discussions, which is one performance audit and second is comprehensive audit. अब performance audit समझिए, very very important. एज द नेम सजेस्ट, परफॉर्मेंस ऑडिट का उद्देश्य सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने या नहीं ये चेक करना नहीं है, रूल्स एंड ऑर्डर्स का कंप्लायंस हुआ ये चेक करना नहीं है, पैसा मिस यूज या गलत जगह खर्च हुआ या नहीं सिर्फ ये चेक करना नहीं है, बट ये चेक करना है कि हमारी गवर्नमेंट एंटिटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या प्रॉपर परफॉर्मेंस अचीव कर पा रही है। तो सरकार उज्ज्वला स्कीम लेके आई, उसका परफॉर्मेंस ऑडिट हो सकता है। तो इट कुड बी ऑफ अ प्रोग्राम, इट कुड बी ऑफ एन एंटिटी, इट कुड बी ऑफ एन एक्टिविटी, इट कुड बी ऑफ एनी पर्टिकुलर इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट। तो अब उज्ज्वला स्कीम का परफॉर्मेंस ऑडिट करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भाई स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या था, व्हाट वाज द स्कीम, वील हैव टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। और फिर उसका परफॉर्मेंस चेक करते समय हम ये देखेंगे कि द ऑब्जेक्टिव वाज कि हम बायोफ्यूल, ओल्ड फ्यूल्स जो पोल्यूटिंग नेचर के होते हैं उसको एलपीजी से रिप्लेस करें, इससे हेल्थ कंडीशंस वहां के लोगों की इंप्रूव हो, लोग परमानेंटली शिफ्ट हो जाए टू एलपीजी सिलेंडर्स फ्रॉम द काउडंग बेस्ड फ्यूल्स।
क्या ये अचीव हुआ है या नहीं, क्या ये लोएस्ट कॉस्ट पर पॉसिबल हो पाया या नहीं, क्या इसकी कवरेज प्रॉपर है या नहीं है, कितने लोगों को इससे फायदा मिला है। इस तरह से जब आप चीजों को चेक करने की बात करेंगे, दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी परफॉर्मेंस ऑडिट। सो फर्स्ट लेट्स डिफाइन परफॉर्मेंस ऑडिट। इट इज एन ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक evaluation of what of any of the entities, governments, organization, program, activity or function which is conducted with two basic objectives. One, to improve public accountability, जनता को पता पड़े कि भैया उनके पैसे को हमने किस तरह से खर्च किया है, यूज किया है, and to assist, facilitate parties who are taking decisions, who are responsible to oversee that particular program, to initiate any corrective actions. तो इसका ultimately purpose क्या होगा? Performance audit will help one to take better decisions by the legislature or executives who are handling this particular program organization and to ensure whether public money is well spent or not. ये करता कौन है? CNDG करता है। बोर्ड्स होती हैं CNDG की जिसको स्पेसिफिकली इसके लिए डेवलप किया जाता है। दोज बोर्ड्स बेसिकली विद CNDG's कंसल्टेशन डू दी ऑडिट एंड हो सकता है CNDG इसके लिए कुछ मैनुअल और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप कर दे। इसका ऑब्जेक्टिव EEE, इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अचीव हुई है या नहीं, ये चेक करना होता है। कैसे प्लान किया जाता है परफॉर्मेंस ऑडिट? कोई भी परफॉर्मेंस ऑडिट करने के लिए सबसे पहले आप एंटिटी या उस प्रोग्राम को समझो, उज्ज्वला स्कीम। फिर आप डिफाइन करो आपके ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये ऑब्जेक्टिव है क्या कि सस्ते में सिलेंडर प्रोवाइड किया है, यदि ये ऑब्जेक्टिव है सरकार को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, या ये ऑब्जेक्टिव है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवरेज मिली या नहीं, या ये ऑब्जेक्टिव है चेक करना कि क्या वाकई लोगों ने ओल्ड फ्यूल को रिप्लेस LPG सिलेंडर से किया या ये सारे ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। तो आप डिफाइन करिए आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। और क्योंकि अपने आप में एक डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट जैसा है जहां पे आपको डेटा कलेक्ट करना है, क्राइटेरिया प्रोग्राम को समझ के आपके खुद ऑडिटर डेवलप करेगा और उसके अगेंस्ट कंपेयर करके कमेंट करेगा कि किस एक्सटेंट तक परफॉर्मेंस जैसा डिजायर्ड था वैसा अचीव हुआ है नहीं। हेंस यू विल हैव टू एस्टैब्लिश योर ओन क्राइटेरिया। ये पॉइंट्स याद रखने के लिए आप सिंपल निमोनिक याद रखिएगा। CA टीम को क्वेश्चन डिजाइन करने के लिए कहेगा। C फॉर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू विल हैव टू डेवलप द क्राइटेरिया। A फॉर आपको अप्रोच डेवलप करना पड़ेगी। CA टीम को क्या डिजाइन करने के लिए कहेगा? क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन हमें जाके पूछना ऑडिट करने के लिए। तो CA क्वेश्चंस डिजाइन करने के लिए किसे कहेगा? टीम को कहेगा। तो इससे आप याद रख सकते हो C फॉर क्राइटेरिया, A फॉर अप्रोच, Q फॉर क्वेश्चंस, team, whether the team is sufficient or we need any expertise from outside in terms of any experts required, and design is audit design matrix. ये करने के बाद आप एक टाइम टेबल और चेकलिस्ट बना के दे दीजिए टीम को और बोलिए कि जाइए और प्रोग्राम इनिशिएट करिए, काम करना शुरू करिए। अब सबसे पहली चीज आपको एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो अगर क्वेश्चन आता है सोर्सेज फॉर ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी और द प्रोग्राम व्हिच इज कवर्ड अंडर परफॉर्मेंस ऑडिट, व्हाट वुड इट बी? सिंपल सी बात है कि उस एंटिटी का खुद का कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट होगा, कोई प्रोसीजर मैनुअल होगा जहां पे दिया होगा कि भाई ये उज्ज्वला स्कीम है, ये सब इससे एक्सपेक्टेड है। तो यू कैन बेसिकली आस्क डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द एंटिटी, यू कैन आस्क इट्स ओन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, और यू कैन बेसिकली आस्क देयर प्रोसीजर्स डॉक्यूमेंट्स। हो सकता है आपने पिछले साल भी ये उज्ज्वला स्कीम का ऑडिट किया हो तो आपके पास्ट ऑडिट भी काम आएंगे। इनफैक्ट नॉर्मली हर ऑडिट में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स प्रीवियस ऑडिट ही होता है। ये कुछ आपके सोर्सेज हो सकते हैं। पर इसके अलावा आप यूं समझो कि आपको किसी बंदी के बारे में पता निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? सर हो सकता है कि हमारे ग्रुप में कोई एक एनसाइक्लोपीडिया टाइप का फ्रेंड हो जिसको हर किसी की जानकारी होती है। तो वी विल बेसिकली रिलाई ऑन दोज काइंड ऑफ एकेडमिशियंस, स्पेशल रिसर्च ग्रुप जिनके पास सबकी जानकारी होती है। तो रिसर्च ग्रुप्स हो सकता है कि आपने ही कोई स्पेशल फोकस से उससे ध्यान रखा हो कई समय तक, तो स्पेशल फोकस ग्रुप। मार्केट में इनफैक्ट सॉरी आपके यार दोस्तों में कॉलेज स्कूल कॉलेज बोल दिया, ऑफिसेज में उसके बारे में कोई जानकारी है, मीडिया कवरेज, इन लॉज से भी पूछ सकते हो, सॉरी लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट। ये सोर्स है इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए अबाउट द एंटिटी और द प्रोग्राम। क्राइटेरिया कैसे सेट किया जाएगा? तो देखो क्राइटेरिया मतलब क्या है। उज्ज्वला स्कीम में क्राइटेरिया क्या होगा कि ये कैटेगरी के लोगों को फ्री में गैस सिलेंडर अलॉट करना है। तो उन्होंने क्राइटेरिया बनाया क्या होगा, या तो ओला होगा बिलो पॉवर्टी लाइन। तो किसे बोला जाएगा बिलो पॉवर्टी लाइन? तो हो सकता है जिनके पास राशन कार्ड हो, या हो सकता है कुछ ऐसी डेफिनेशन दी गई हो कि भाई जिनके पास LED टीवी या टू व्हीलर या ये सब चीजें नहीं है, उन्हें ही इस कैटेगरी में माना जाएगा। तो आपने क्या किया है अल्टीमेटली, क्राइटेरिया यानी कि
किसे ये स्कीम देना थी उसकी एलिजिबिलिटी स्कीम में ही डिफाइंड है, तो आप वो चेक करके देख लीजिए कि इन लोगों को ही फ्री सिलेंडर दिए हैं, इसके अलावा तो नहीं दे दिए गए। यानी ऑल इन ऑल व्हाट वी आर सेइंग इज कि क्राइटेरिया डेवलप करने के लिए अगेन हो सकता है कि उस प्रोग्राम का ही अपना खुद का एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट हो, एक स्टैंडर्ड हो, या कोई प्रोसीजर मैनुअल हो, या हो सकता है सरकार ने सिमिलर प्रोग्राम दूसरे स्टेट्स में रन किए हो, तो अदर एरियाज वेयर दीज प्रोग्राम्स एग्जिस्टेड ये हमें मिल सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो दीज थ्री आर इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, इफ इट इज नॉट देयर देन आप किसी एक्सपर्ट से डेवलप करा सकते हो कि भैया कैसे इसको इवैल्यूएट करना चाहिए, या फिर आप कोई हो सकता है कि आपके पास रिसर्च अवेलेबल हो या जनरल मैनेजमेंट सब्जेक्ट मैटर के कोई रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह ऐसे लिटरेचर हो जिससे आप इसे कंपेयर कर सकते हो। नॉर्मली ये कब होएगा, व्हेन इट इज कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ एनी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एंड नॉट पर्टिकुलर स्कीम। ये 6 तरीके से आप क्राइटेरिया डेवलप करोगे, एंड वंस यू हैव डेवलप द क्राइटेरिया, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स क्या होना चाहिए। ध्यान रखना दोस्तों, ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स जो होता है उसमें बेसिकली 5 कॉलम्स होते हैं। अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, यू डूइंग अ परफॉर्मेंस ऑडिट, ऑडिट कर रहे हो तो ऑडिट में आपको क्या चेक करना है, तो इसको आप ऐसे याद रख लीजिए भाई, ऑडिटर बेसिकली एविडेंस गैदर करता है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। उसके लिए उसके अलग अलग डेटा कलेक्शन मेथड्स होते हैं। क्या एविडेंस गैदर करता है, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, वी आर बेसिकली ट्राइंग टू डिजाइन दी मैट्रिक्स ऑफ ऑडिट डिजाइन। तो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चेक करना कि ऑब्जेक्टिव स्कीम के मीट हुए या नहीं। तो पहला पॉइंट हो गया वो, किसी ने ओ लिखा है पेंसिल से, तो आप बताओ उसे बदल के आप क्या क्या कर सकते हो। सर हम क्यों कर सकते हैं, बहुत बढ़िया सर, हम चाहें तो उसको एक डंडी खींच के क्यों करने की बजाय व्हाट वी कैन आल्सो डू इज वी कैन थोड़ा सा रबर से मिटार के पेंसिल से लिखा है तो सी कर सकते हैं। ओ बोलेगा, अरे क्या छोड़ो, तो ओ क्यू सी एविडेंस एंड डेटा कलेक्शन मेथड, O फॉर ऑब्जेक्टिव, Q फॉर क्वेश्चंस एंड C फॉर क्राइटेरिया। ये आपको फिल करना है, टीम को देना है और बोलना है कि जहां पे भी आप जाओगे चेकिंग करने के लिए आप ये फिल कर दीजिए। अब नॉर्मली उज्ज्वला स्कीम का अगर ऑडिट होगा तो आप कैसे ऑडिट करोगे, यानी आपके प्रोसीजर्स क्या होंगे, इनफैक्ट ये कह लो कि आपकी अप्रोच क्या होगी। तो एक अप्रोच हो सकती है कि भैया हम क्या करें, केस स्टडीज करें, गाँव जाके ढूंढें। दूसरी अप्रोच हो सकती है कि हम डेटा निकाल लें और एक्सेल पे ही वर्किंग कर लें। तो बेसिकली 6 तरह की यहाँ पे केस स्टडीज है। भाई आपके हाथों में कितनी उंगलियां हैं, 4, ये तो थंब है। ऋतिक के हाथों में कितनी है, 6, नहीं सर 2 थंब है, खैर छोड़ो, बहुत ही वाहियात था। तो आप ये याद रखिएगा कि जब आपको आपकी क्या डिसाइड करना है अप्रोच, यू हैव 4+2 टेक्निक्स। 4 तो आपकी एनालिसिस है, किसका एनालिसिस कर सकते हो, 1 यू कैन डू एनालिसिस ऑफ डेटा, एक्सेल पे एनालिसिस कर लो, 2 जो प्रोसीजर्स लगाए उसका एनालिसिस कर लीजिए, 3 क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लीजिए, 4 रिजल्ट्स का एनालिसिस कर लीजिए। एंड देन द अदर पॉसिबिलिटी इज व्हाट यू कैन डू इज केस स्टडी या सर्वे, जाके घूम घूम के सर्वे कर लो, या कुछ गाँव को चुन के उनको केस स्टडी बना के उसको वहां पे जाके असेस कर लो क्या हो रहा है, उसके बेसिस पे कंक्लूजन बना लो। ये आपकी अप्रोच होगी। अल्टीमेटली ये सब करके आपको इंश्योर क्या करना है कि क्या हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ला पा रहा है या नहीं। इकोनॉमी सिंपल, कम में ज्यादा, लोएस्ट कॉस्ट में मैक्सिमम क्वालिटी मिल जाए। So we have to talk about only 2 other things now, which is efficiency and effectiveness. Efficiency basically talks about input-output ratio, बस ऐसा याद रखना। मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट आ जाए, क्या ये रिवीजन से आपको मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है, तो आई विल से इट इज एफिशिएंट। तो एफिशिएंसी में हमें सबसे पहले क्या चाहिए, तो आप बताइए बिजनेस में एफिशिएंसी कब आएगी, तो सबसे पहले आपने जो रिसोर्स प्रोक्योर किया वो सही होना चाहिए, चोरी ना हो तो ताले में रखें। ऐसा नहीं ताले में ही रहेगा, यूज भी करना है आपको, तो उसका यूजेज प्रॉपर है या नहीं है, उसका यूजेज और कौन से रिसोर्स का, एवरी काइंड ऑफ रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स हो या आपके मटेरियल टाइप के रिसोर्स हो या इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स, वेदर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन यूजेज हो रहा है या नहीं, इनफैक्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, बेस्ट पॉसिबल यूज हो रहा है या नहीं। तो प्रोक्योर प्रॉपरली किया है, ताले में रखा है, प्रोटेक्ट करके रखा है, ऐसा नहीं पड़े हुए रखा है, यूज भी किया है और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी है। दिस इज व्हाट यू विल हैव टू प्राइमरली अचीव। ऑल इन ऑल आप ये कहोगे कि भाई एफिशिएंसी तब आ रही है जब हम कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव कर रहे हैं और साथ ही साथ में अगर कोई ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना रखे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने तो उसको फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा इन जनरल में देखना है कि ओवरऑल हमारा मैनेजमेंट, रेगुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एग्जीक्यूशन इफेक्टिव है। दिस इज एफिशिएंसी। एंड देन इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, वेदर अ पर्टिकुलर थिंग अचीव्स इट्स पर्पस और नॉट। इफेक्टिवनेस मीनिंग ऑडिट जल्दी करने के चक्कर में हमने क्या किया, एफिशिएंसी लाने के चक्कर में इफेक्टिवनेस ही खो गई, जल्दबाजी में कर बैठे और मालूम पड़ा कि कई सारी चीजें तो जो स्टडी मटेरियल में वही छूट गई, तो योर रिविजन इज नॉट बीन इफेक्टिव। तो फॉर हैविंग इफेक्टिवनेस वी विल हैव टू इंश्योर दैट वी हैव प्रॉपर कवरेज। तो कोई भी सरकार का प्रोग्राम है तो आपको उसकी इफेक्टिवनेस चेक करनी है, तो आप कैसे चेक करोगे। तो लेट्स से गवर्नमेंट ने एक उजाला स्कीम लेके आया जिसमें बोला कि भाई हम एलईडी बल्ब सप्लाई करेंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी कम हो और गांव-गांव में हम इलेक्ट्रिफिकेशन दे सकें। इस स्कीम के कई सारे क्राइटेरिया ये सब डिफाइंड थे, अब हमें चेक करना उसकी इफेक्टिवनेस क्या, वाकई लोगों को उससे कितना फायदा हुआ है।
या अपन ये रिवीजन सीरीज की बात कर लें, वेदर दिस रिवीजन सीरीज इज इफेक्टिव और नॉट, और ये मुझे इवैल्यूएट करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैं समझूंगा कि यार भैया इस रिवीजन सीरीज का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था। ये ऑब्जेक्टिव वाज कि कम समय में लोग एक बार इसे रिवाइज कर सकें। तो सबसे पहले मुझे उस ऑब्जेक्टिव को असेस करना है और मुझे देखना है कि क्या ये ऑब्जेक्टिव मैं अचीव कर पाया या नहीं। तो वी विल चेक वेदर इट इज अचीविंग द डिजायर्ड रिजल्ट। हमने देखा कि यार ये रिवीजन सीरीज से बहुत अच्छे से बढ़िया सारे के सारे टॉपिक्स आपके 20 से 40 मिनट के अंदर अंदर बड़े बड़े टॉपिक्स आपके रिवाइज होते जा रहे हैं। तो इट इज अचीविंग द डिजायर्ड रिजल्ट, बट व्हाट इज द रीजन फॉर अचीविंग दिस रिजल्ट? इज इट दिस रिवीजन सीरीज और जो हमारे पावर बैच थी वही अपने आप में सफिशिएंट थी? तो दैट मीन्स हमें ये देखना है कि जो बेनिफिट इसके हो रहे हैं क्या वो इस पॉलिसी के कारण हो रहे हैं या कोई दूसरे कारणों से हो रहे हैं। तो वील हैव टू इवैल्यूएट दैट एस्पेक्ट एज वेल। और हमें ये देखना है कि क्या इसका सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस इनहिबिट करने के कोई फैक्टर्स तो नहीं है। तो रिवीजन सीरीज में व्हाट इज अफेक्टिंग योर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, इट कुड बी लाइक से फॉर एग्जांपल हो सकता है इसका टाइमिंग थोड़ा और जल्दी आना चाहिए था और एनीथिंग स्टफ लाइक दैट। ये सब के बेसिस पे आपको एक चीज और चेक करना है कि क्या ये प्रोग्राम कॉम्प्लीमेंट या डुप्लीकेट तो नहीं कर रहा है कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को। तो जैसे हमारी पावर बैच एग्जिस्टिंग थी और ये फिर आ गई, तो दोनों में क्या फर्क है? इट्स अ बिग डिफरेंस। वहां पे हम चीजों को लॉजिकली समझ के पूरा रिटेन करते हैं, समझते हैं, कवर करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ चीजों को रिवाइज करना है और कुछ टेक्निक्स याद रखना है, उसको रिमेंबर करने की। हम क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, जबकि फास्टर बैच में हम वो भी कवर करते हैं। रेगुलर बैच में हम नोट्स भी बनाते हैं। तो दीज आर ऑल 4 डिफरेंट थिंग्स, सो देयर इज नो डुप्लीकेशन। दीज 4 रिविजन, पावर, फास्टर एंड रेगुलर बैचेस हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स टू बी मेट। इसके बेसिस पे आई हैव टू कंक्लूड वेदर द प्रोग्राम इज बीन इफेक्टिव और नॉट। लेकिन कोई भी प्रोग्राम समय के साथ साथ इवॉल्व होता है, बेहतर होता है। तो हमें आखिरकार क्या करना है? आई टेक सम फीडबैक फ्रॉम यू फ्रॉम दिस रिवीजन सीरीज, जो आप कमेंट में डाल सकते हो, हाउ इफेक्टिव दिस वाज। और हो सकता है उसमें आपके कुछ कमेंट्स और इनपुट्स आ जाएं कि सर इसको आप में दे सकते हैं, इसमें टाइम स्टैम्प्स डाले जा सकते हैं, स्टफ लाइक दैट। तो व्हाट वी हैव टू डू इज हाउ डू वी मेक दिस प्रोग्राम इवन मोर एफिशिएंट। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। फॉर दिस वी विल हैव टू आइडेंटिफाई पॉसिबल सम अल्टरनेटिव वेज। तो हो सकता है कि हम यूट्यूब में इसमें टाइम स्टैम्प दे दें। सर इसमें क्वेश्चन आंसर कवर नहीं हो सकते हैं, तो इसके साथ हो सकता है मैं एक ऑडियो पॉड वाली क्वेश्चन बैंक इसके साथ अटैच करके ऐप में दे दूं। तो क्या ऑल्टरनेटिव से इसको और बेहतर बनाया जा सकता है? बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं वील आल्सो हैव टू इंस्टीट्यूट प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम्स फॉर इट, सो दैट स्टूडेंट्स कैन गेट वेल प्रॉपर गुड एडवांटेज फॉर इट एंड द कंटेंट इज प्रॉपर। इस तरह से आप याद रख सकते हो इफेक्टिवनेस के पॉइंट। दोस्तों इसी के साथ आपका क्या कंप्लीट हो जाता है दिस कंप्लीट ऑडिट इसके परफॉर्मेंस ऑडिट, और इसका बाप आता है आपके सामने विच इज कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। ये एक स्टेप और आगे जाता है। परफॉर्मेंस ऑडिट में हम एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी चेक करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट इज मच बियॉन्ड दैट। क्या सोच के आए थे, क्या सोच के जाएंगे, यानी आप सीए करने आए थे तो क्या सोच के आए थे, क्या आप वो सब कुछ कर पा रहे हो या नहीं, ये कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। तो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट का बेसिक उद्देश्य क्या है? लेट्स स्टार्ट विद दैट। व्हेन यू डेवलप द कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ ऑब्जेक्टिव, रीजन ऑफ सेटिंग द एंटरप्राइज, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव, उसके एनुअल अकाउंट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट्स, पेपर्स, ये सब देख के हम इवैल्यूएट करते हैं। जैसे एनटीपीसी का अगर मैं कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट कर रहा हूं तो मैं देखूंगा एनटीपीसी सरकार ने क्यों बनाया था, क्यों प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया था, क्यों हमारे पास रखा गया था, इसका क्या उद्देश्य था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की मिनट्स पढ़ूंगा पिछले कुछ समय की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा, इन सब के बेसिस पे क्या कंपनी की पोजीशन है ये असेस करूंगा, क्या ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे असेस करूंगा, और मैं फिर खुद उस बेसिस पे क्या डेवलप करूंगा। बेस्ड ऑन दैट आई विल डू अ डिटेल्ड एनालिसिस वेयरइन आई विल फर्स्ट क्रिएट अ क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मेरा क्या होगा दोस्तों कि अल्टीमेटली एनटीपीसी से क्या एक्सपेक्टेड है। तो इससे हो सकता है कि एनटीपीसी के कोई डॉक्यूमेंट्स हो, सरकार के कोई डॉक्यूमेंट्स हो, प्राइवेट सेक्टर के डॉक्यूमेंट्स हो, क्या कोल एफिशिएंसी यूज हो रही है, क्या पावर कंजम्पशन का पैटर्न है, ये सब मैं अच्छे से पढ़ के समझ के व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई देन बेसिकली स्टार्ट विद माय परफॉर्मेंस ऑडिट। सो फॉर दैट आई विल नीड सम सोर्स डेटा, तो आई हैव टू बेसिकली लुक आउट फॉर दैट पर्टिकुलर डेटा एंड देन आई डू एनालिसिस एंड आई हैव टू डिफाइन कि पिछले 3 साल का, 5 साल का, 1 साल का कितना एनालिसिस करना है, किन लेवल्स पे जाना है। क्या मेरा उद्देश्य सिर्फ ये चेक करना है कि भाई कोल की स्कैरसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो मुझे सिर्फ कोल की एफिशिएंसी बढ़ाना है, सिर्फ इतना उद्देश्य है, या आई हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव उद्देश्य कि कोल की एफिशिएंसी भी बढ़ाना है, अलग अलग जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुंचे ये भी देखना है, रिकवरी हमारी प्रॉपर हो रही है ये भी देखना है, वेस्टेज नहीं हो रहा है ये भी देखना है, जो पैसा हमारी सरकार लगा रही है एनटीपीसी में उतना रिटर्न आ रहा है या नहीं ये भी देखना है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट है। तो जितने मैंने एग्जाम्पल लिए आप समझ लीजिए क्या क्या आवर्स का एरिया कवर हो रहे हैं, पैसे लगाए उसका प्रॉपर आउटकम मिल रहा है या नहीं, कोई प्रोजेक्ट हमने लिया, कोई नई फैक्ट्री डाली तो उसका क्या फॉर्मुलेशन प्रॉपर था, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, आइडल कैपेसिटी तो नहीं है, इक्विपमेंट में आइडल टाइम तो नहीं है, प्लांट एंड मशीन क्या प्रॉपर्ली रिपेयर्ड है, अपडेटेड है, यूज में आ रही है, परफॉर्मेंस प्रोडक्शन का कैसा है, मटेरियल कैसा काम कर रहा है, लेबर कैसा काम कर रहा है, आइडल कैपेसिटी कैसे मैनेज हो रही है, मटेरियल कैसा काम कर रहा है, सेल्स बजट्स कैसे काम कर रहे हैं, ये सब एरियाज है जो इसमें कवर किए जाते हैं। इश्यूज के एग्जामिन करते हैं, क्या मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज्यादा तो नहीं हो रही है, क्या मेरा प्रोडक्शन लेवल एक्सेप्टेड है या नहीं है, रेट ऑफ रिटर्न में कमा पा रहा है या नहीं, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन प्रॉपर है या नहीं, कॉस्ट परचेज, मेरी रिपेयर मेंटेनेंस, तो ये सब ये पॉइंट और वो पॉइंट आपस में रिलेटेड।
तो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, ये भी हर पीएसयू का नहीं होता है, सिलेक्टिव बेसिस पे ईयर ऑन ईयर डिसाइड किया जाता है, जिसका करना है वो करते हैं और फिर इसके बेसिस पे फाइनली रिपोर्ट जाती है। सीएनडीजी की रिपोर्ट जो जाएगी उसके 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जिसमें गवर्नमेंट कंपनी, डीम गवर्नमेंट कंपनी और कॉर्पोरेशंस की रिपोर्ट जो हमारे पास आई है उसकी समरी आएगी। सेकंड, जो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट बोर्ड के द्वारा लिए गए उसकी समरी आएगी। थर्ड, कंपनी ऑडिटर के रिपोर्ट्स के जो हाईलाइट कमेंट्स है वो दिए जाएंगे। इन सब के अलावा जो भी सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हैं फॉर अंडरटेकिंग्स व्हिच वर नॉट टेकन ओवर फॉर कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट और गवर्नमेंट कंपनी ऑडिट, उन सब में वी विल प्रिपेयर अ रिपोर्ट। और नॉर्मली ये रिपोर्ट कुछ 13 बड़े स्टेट्स की 2 पार्ट में बनती है, कमर्शियल और एक अदर्स, बाकी स्टेट्स की एक ही रिपोर्ट बनती है। इस रिपोर्ट में हम सब कुछ देंगे, हमारे अप्रेजल से हमें क्या निकल के आया, जो चीजें इंडिविजुअल इंस्टेंसेस ऑफ इरेगुलरिटी, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, सिस्टम डेफिशिएंसीज, ये सब दी जाएंगी और दिस विल बी टेबल्ड किसको, पार्लियामेंट में, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कोपू, स्टेट लेजिस्लेचर में भी अकॉर्डिंगली टेबल की जाएगी एंड इट विल बी एड्रेस्ड टू द प्रेसिडेंट और टू द गवर्नर इन केस ऑफ सेंटर और इन केस ऑफ पार्लियामेंट। दिस कंप्लीट्स योर डिस्कशन ऑन ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स।